हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। अब पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स में बेसिकली हम लूप्स एंड नेस्टेड लूप्स को यूज करके अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को प्रिंट करवाते हैं। अब पैटर्न्स को स्टडी करने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि बाद वाले चैप्टर्स में हम लूप्स को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आगे जाके डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम का हमारा एक चैप्टर आएगा, जिसके अंदर हम कई सारी एल्गोरिथम्स करेंगे जिसमें नेस्टेड लूप्स बहुत बार यूज होंगे। अब बाद में लूप्स हम आसानी से और जल्दी लिख पाएं, उसके लिए आज हमें बैठकर डेडिकेटेडली इस चैप्टर के अंदर लूप्स को लिखना, लूप्स का लॉजिक बनाना प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो नेस्टेड लूप्स को अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से समझना और अच्छे से खुद से बना पाना रहेगा। तो इसीलिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम बहुत सारे पैटर्न्स को यूज करेंगे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, अगर हमें डीएसए के कॉन्सेप्ट्स में कोई और कॉन्सेप्ट भी सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल रहा होगा, तो वहां से जाकर हम सीख सकते हैं। ऑल्सो ये जो हमारी पूरी डीएसए सीरीज रहेगी, इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे अपडेट्स होंगे, जैसे लेक्चर्स का शेड्यूल हो गया, तो वो सब हम इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर कर रहे होंगे, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो हम चाहें तो इसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। ऑल्सो हमारी सीरीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोग्रेस होगी, उसे भी आप इसी सेम अकाउंट के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आज के चैप्टर में आई एम गोइंग टू टीच यू अ ट्रिक, जिससे हम सारे के सारे पैटर्न के सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है, ये ऑलमोस्ट हर पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करती है। एंड इसको एक बार हमने समझ लिया तो सारे के सारे पैटर्न क्वेश्चंस करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऑल्सो जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, उन सब को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप। तो इसीलिए वैसे तो चाहे तो हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, हम डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सारे पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको फॉर लूप से कराऊंगी, क्योंकि आगे जाकर मेजॉरिटी ऑफ द जो एल्गोरिथम्स होती हैं उसमें हम फॉर लूप को यूज करने वाले हैं। तो उसी के ऊपर हम अपनी फंडामेंटल नॉलेज जो है उसको बिल्ड करना शुरू करेंगे। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर डिस्क्लेमर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कि पैटर्न्स के जो सवाल होते हैं ये इंटरव्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं पूछे जाते। मेजॉरिटी कंपनीज आपसे पैटर्न के सवाल ना कोडिंग टेस्ट में पूछेंगी, ना इंटरव्यूज में पूछेंगी, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर होता है, वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कैसे। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि पैटर्न्स के कहीं कहीं जगह 25 सवाल कराए जाते हैं, 30 सवाल कराए जाते हैं, जितने मोर देन नेसेसरी हैं, उससे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आज के चैप्टर के अंदर हम सिर्फ उतने सवालों के ऊपर फोकस करेंगे जो हमें इतना केपेबल बना दे, जो हमें इतना कॉन्फिडेंट बना दे कि हम पैटर्न्स का कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। एंड प्रैक्टिस के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क प्रॉब्लम्स, जिनको हम खुद से प्रैक्टिस करके एक और जो सेल्फ प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को बिल्ड कर सके। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वी आर गोइंग टू कवर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें आपको ऊपर नीचे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने नेस्टेड लूप्स की प्रैक्टिस के लिए जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पैटर्न के साथ। फर्स्ट जो हमारा पैटर्न है, इसको मैंने स्क्वायर पैटर्न बोल दिया है। वैसे पैटर्न्स के नाम फिक्स नहीं होते, उनको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये नाम मैंने खुद ही दिए इनको। दिस इज द स्क्वायर पैटर्न। बेसिकली इट्स एन ईजी लेवल पैटर्न। बिल्कुल शुरुआत में हम पेस धीरे धीरे रखेंगे, उसके बाद हम पेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू में आपको चीज़ें थोड़ी स्लो लगेंगी, उसके बाद हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये स्क्वायर पैटर्न है जिसको हमें ड्रॉ करना है। इसको मैंने ड्रॉ किया है फॉर n इज इक्वल टू 4। n का मतलब है बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। तो अगर आपको n की वैल्यू 4 दी जाएगी तो आपको इस पैटर्न को ड्रॉ करना है। अब पैटर्न्स का लॉजिक हम ऐसे नहीं लिखते जैसे सी आउट कर दो 1 2 3 4 और वो 4 बार सी आउट कर दो। पैटर्न्स का लॉजिक हम जेनेरिक तरीके से लिखते हैं। जेनेरिक तरीके से लॉजिक लिखने का मतलब होता है कि n की वैल्यू आज तो 4 है, पर कल को अगर 3 हुई तो एक डिफरेंट पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। जैसे n इज इक्वल टू 3 के लिए इसी सेम पैटर्न में कुछ इस तरीके का स्क्वायर प्रिंट होना चाहिए, जबकि n इज इक्वल टू 4 के लिए ये आया। n इज इक्वल टू 5 के लिए कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट होना चाहिए था। तो इस तरीके से n की हर एक वैल्यू के लिए हमारा कोड वर्क करना चाहिए। हम उस तरीके से अपना कोड लिखने वाले हैं। अब जब भी हमारे पास कोई भी पैटर्न का सवाल आता है ना, व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज द लॉजिकल वे टू डू थिंग्स। तो जब भी पैटर्न का कोई सवाल आता है, स्पेशली अगर वो नेस्टेड लूप को यूज कर रहा हो, तो उसमें सबसे पहले तो हमें काउंट कर लेना है कि हमें कितनी लाइनों को ट्रैवल करना है। जैसे इस n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर बात करें, तो यहाँ पर मुझे पता है ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, ये मेरी तीसरी लाइन है, ये मेरी चौथी लाइन है। तो मुझे बेसिकली 4 लाइंस को प्रिंट करवाना है। तो जनरली नेस्टेड लूप्स के अंदर जो हमारा आउटर लूप होता है, नेस्टेड लूप्स की हमने बात की थी। नेस्टेड लूप का मतलब होता है हम फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप लिखते हैं। इस बाहर वाले को हम अपना आउटर लूप बोलते हैं, अंदर वाले को हम अपना इनर लूप बोलते हैं। तो जब भी पैटर्न के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइनें हमारी होती हैं, हमारा आउटर लूप उतनी बार रन करना चाहिए। तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? आउटर लूप बेसिकली n टाइम्स रन करेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी लाइनें हैं, हम ये नहीं कहेंगे हमारे पास 4 लाइनें हैं, हमारे पास n लाइन्स हैं।
क्योंकि ये 4 5 भी हो सकता है कल को 3 भी हो सकता है। तो हमारा आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा। किसी भी लूप को अगर हम n टाइम्स रन कराना चाहते हैं तो हमें कहाँ से कहाँ तक उसको रन करवाना पड़ेगा, हमें उस लूप को 1 से लेके n तक रन करवाना पड़ेगा। इतना लॉजिक तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम समझ ही गए थे। तो जितनी लाइनें हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उतनी बार हमारा आउटर लूप रन करता है। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है हमारी पहली लाइन पे आके कुछ प्रिंट करवा देंगे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पर हर लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए। बेसिकली इसको हम रो कहते हैं। ये भी रो है, ये भी रो है, रो। और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ये हमारे कॉलम है। तो एक रो के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, एक रो के अंदर, एक सिंगल लाइन के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, ये हमारा इनर लूप का लॉजिक बताता है। इनर लूप बताएगा कि ठीक है आप लाइन पे तो आ गए, पर इनर लूप बताएगा कि उस लाइन में अब आपको प्रिंट क्या करवाना है। तो आपको एक सिंगल रो के अंदर जो प्रिंट करवाना है उसका लॉजिक हमारा इनर लूप बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका एक जेनेरिक सा कोड लिखने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं। यहां पर मुझे पता है कि मेरे पास 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। तो मुझे पता है मेरा आउटर लूप 4 बार रन होना चाहिए। तो मुझे कल को अगर n लाइन्स प्रिंट करवानी है तो मेरा आउटर लूप n टाइम्स रन करना चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा जो आउटर लूप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर इंटीजर i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये जो लूप है इसमें i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और n तक जाएगी, तो ये n टाइम्स रन करेगा। जब ये फर्स्ट टाइम रन करेगा, मतलब एक आइटरेशन, उसमें हम फर्स्ट लाइन पे होंगे। सेकंड टाइम रन करेगा उसमें हम सेकंड लाइन पे होंगे। थर्ड टाइम रन करेगा उसमें हम थर्ड लाइन पे होंगे। फोर्थ टाइम रन करेगा तो उस पर हम फोर्थ लाइन पे होंगे। ये हमें समझ में आ गया। तो जब मेरी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, हम i इज इक्वल टू 1 पर हैं, सेकंड में i इज इक्वल टू 2 पर है, थर्ड में i इज इक्वल टू 3 पर है, फोर्थ में i इज इक्वल टू 4 पर है। तो i की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी लाइन्स बढ़ रही हैं। अब अपने इनर लूप के लॉजिक की बात करते हैं। इनर लूप में देखते हैं, अगर मैं एक लाइन का एग्जाम्पल लूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी एक लाइन के अंदर 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक नंबर्स प्रिंटेड है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 होता तो एक लाइन के अंदर 1 से 3 तक नंबर्स होते। यहाँ पर अगर 5 होता तो एक लाइन में 1 से लेके 5 तक नंबर्स होते। तो यहाँ पे एक लॉजिक दिख रहा है मुझे। क्या लॉजिक दिख रहा है कि हर एक लाइन में 1 से लेके जो भी गिवन n की वैल्यू है वहां तक नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, हर एक सिंगल लाइन में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इनर लूप का काम है कि इनर लूप को 1 से लेकर n तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है। जो भी n की वैल्यू होगी वहां तक हर लाइन के अंदर नंबर आना चाहिए। तो अगर मुझे सिंपली एक फॉर लूप में 1 से लेकर n तक नंबर्स को प्रिंट करवाना होता है तो मैं क्या करती, मैं एक फॉर लूप लिखती, इसको हाईलाइट करके लिखते हैं, मैं एक फॉर लूप लिखती, इसको लेट्स सपोज j से शुरू कर लेते हैं। जो 1 से शुरू होता ये लेस देन इक्वल टू n तक जाता और इसमें हर बार हम j प्लस प्लस करते और नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए हम हर बार सी आउट कर देते j की वैल्यू। तो j पहले 1 होता तो 1 प्रिंट हो जाता, फिर 2 होता बढ़ के तो 2 प्रिंट हो जाता, फिर 3 होता बढ़ के तो 3 प्रिंट हो जाता। तो इस तरीके से नंबर्स प्रिंट होते रहते। अब ये जो काम है 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवाने वाला, ये मुझे एक बार नहीं करना, ये मुझे हर लाइन में करना है। तो क्योंकि ये काम मुझे हर लाइन में करना है तो इसीलिए ये जो काम करवाने वाला लूप है ये आउटर लूप के अंदर आना चाहिए। तो आउटर लूप बताता है कि आप कौन सी लाइन पर हैं, इनर लूप बताता है कि उस लाइन में क्या काम होना चाहिए। आउटर लूप बता रहा है आप i इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पर हैं, इनर लूप बता रहा है 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट कर दो। आउटर लूप फिर बता रहा है आप i इज इक्वल टू 2 वाली लाइन पे हैं, इनर लूप बता रहा है ठीक है आप इस लाइन पे भी 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट कर दो। तो ये ट्रिक होती है हर एक पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जितनी लाइनें हैं उतना हमारा आउटर लूप रन करेगा, जो काम है वो इनर लूप डिसाइड करता है। तो इनर लूप के अंदर हम लॉजिक देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होना चाहिए, किस तरीके से वो लॉजिक वर्क करना चाहिए। सो बेसिकली दिस इज व्हाट द कोड इज गोइंग टू लुक लाइक टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अच्छा एक और चीज़, जैसे ही हमने एक लाइन के अंदर 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवा दिया, हम चाहते हैं जैसे ये i अपडेट हो, मतलब जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पर आए सारा आउटपुट कहाँ प्रिंट होना चाहिए, सारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए। तो जब हम चाहते हैं कि हर आइटरेशन के बाद एक नेक्स्ट लाइन आना चाहिए, मैं इसे रिपीट करके बोल देती हूँ, हर आइटरेशन के बाद ये एक आइटरेशन हो गई, एक बार लूप रन कर गया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आना चाहिए, फिर नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आना चाहिए। तो जैसे ही एक बार लूप रन कर जाता है, मतलब जैसे ही ये आउटपुट प्रिंट हो गया, इसके बाद मुझे सी आउट करना पड़ेगा एंड ऑफ लाइन, ताकि सारे के सारे ये जो आउटपुट्स हैं ये डिफरेंट लाइंस के ऊपर मेरे पास प्रिंट होकर आए। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक, और इसी को एक तरीके से हम सूडो कोड कह सकते हैं।
वैसे तो सूडो कोड नहीं, ये एक्चुअल कोड ही है जिसको हमने लिखा है, पर जनरली जो हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे वो इसी तरीके का सूडो कोड होने वाला है, जो वेरी सिमिलर टू कोड होगा। हम वो टिपिकल फ्लो चार्ट सूडो कोड के जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करेंगे। हम वो चीज़ करेंगे जो हमें समझ में आए एज अ C++ प्रोग्रामर। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। इसको अब एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कोड के अंदर हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है विद द बॉयलर प्लेट कोड। अब इसके अंदर अपना लूप लिखते हैं। शुरुआत करते हैं एक n के साथ। लेट्स सपोज n = 4। तो हमारा लूप कहता है कि i की वैल्यू 1 से लेकर <= n तक जाए, i++ एंड j की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाए, j++। और हम हर बार क्या कर दें, हम हर बार सी आउट कर दें अपने j को। और जैसे ही ये इनर लूप ख़त्म हो गया, बाहर वाला हमारा आउटर लूप है, अंदर वाला हमारा इनर लूप है जो काम करवाता है। जैसे ही इनर लूप ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट वाला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द आउटपुट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न है जिसको हमने ड्रॉ किया है। हम चाहें तो बीच में स्पेस भी दे सकते हैं। ये 1 2 3 4 के बीच में अगर मुझे स्पेस देनी होती तो कैसे देते, उसमें देखते कि एक लाइन में 1 2 3 4 कौन सा लूप प्रिंट करवा रहा है। इनर वाला लूप जब जे को प्रिंट करवाता है तो जे प्रिंट होता है, नंबर प्रिंट होता है। तो मुझे तो हर नंबर के पास स्पेस चाहिए, तो मैं इस तरीके से एक स्पेस भी दे सकती हूँ। इसे रन करेंगे तो इस बार वी आर गोइंग टू गेट द सेम पैटर्न बट विद स्पेसेस। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक रहता है चीज़ों को करने का। अब ये जो पैटर्न है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स की फॉर्म में आएगा। हो सकता है इसी पैटर्न का सेम वर्जन हमें स्टार्स की फॉर्म में मिले। स्टार मतलब हो सकता है कल को आपको ऐसा पैटर्न मिले कि हर लाइन में आपको ये जितना n है उतने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके का पैटर्न हो सकता है हमें मिले फॉर n = 4। तो इस पैटर्न को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे इसमें कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4। n = 4 के लिए 4 लाइनें हैं, n = 3 के लिए 3 लाइनें होंगी, और उसमें हर लाइन में 3 स्टार्स होंगे। तो आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, n टाइम्स रन करेगा। तो एक बार इसका आउटर लूप लिख देते हैं। लेट अस क्लियर द स्क्रीन। और हमारा जो आउटर लूप है वो कुछ बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, 1 से लेके n तक चलेगा। इनर लूप के अंदर एक लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में हम 4 स्टार्स प्रिंट करवा रहे हैं, अगली लाइन में भी 4 स्टार्स हैं, अगली लाइन में भी 4 स्टार्स हैं। बेसिकली हर लाइन का काम है कि उसे n स्टार्स को प्रिंट करवाना है, जो भी n की वैल्यू है। तो क्यों ना हम एक लूप चला दें 1 से लेके n तक। तो इनर लूप क्या करेगा, एक लूप चलेगा फ्रॉम इंटीजर j = 1, j <= n, j++। और ये हर बार क्या प्रिंट करवाएगा, ये वाला लूप हर बार एक स्टार को प्रिंट करवाता है। और जैसे ही ये एक लाइन हमारी ख़त्म हो गई, फिर नेक्स्ट हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। लेट्स सेव इट, लेट्स रन। तो इस तरीके से हमारे पास स्टार पैटर्न आ जाएगा। स्टार पैटर्न में भी स्पेस देनी है तो यहीं पर स्पेस दे सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर पैटर्न आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लूप्स के बारे में, जनरली जब हम एल्गोरिदम्स के लूप्स लिखेंगे तो एल्गोरिदम्स के जो लूप्स होते हैं वो हम i = 0, j = 0 से स्टार्ट करते हैं जनरली। तो अगर मेरा जो लूप है जिसमें लेट्स सपोज i की वैल्यू 0 से या i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो इसी लूप को अगर मैं i = 0 से स्टार्ट करूं तो मेरी वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए। अगर इस लूप को मुझे n टाइम्स रन करना था और इसको भी n टाइम्स रन करना है, तो क्योंकि वैल्यू इस बार 0 से स्टार्ट हुई है तो एंडिंग वैल्यू n-1 होनी चाहिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि जनरली आगे के चैप्टर्स में हम इस तरीके से ही अपने लूप्स को लिखेंगे कि लूप्स को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, वो हमें तब समझ में आएगा जब हम एरेज और स्ट्रिंग्स वाला चैप्टर करेंगे। बेसिकली एरेज जो होते हैं उसके अंदर पोजिशंस होती हैं और पोजिशन 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो इसीलिए हम पहले से ही अपने लूप्स को 0 से स्टार्ट करना लिखने वाले हैं कुछ कुछ पैटर्न्स के अंदर। तो एग्जाम्पल के लिए अगर इसी स्टार पैटर्न के लूप्स को मुझे 0 से स्टार्ट करना होता तो कैसे करते। बेसिकली अभी ये लूप में i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, पर मैं क्या करती, i की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक लेकर जाती। या फिर ये <= n-1 की जगह हम सिंपली <n भी लिख सकते हैं। i <n का मतलब है कि जैसे i की वैल्यू n होगी ये लूप नहीं रन करेगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो या तो हम i = 0 to n लिख सकते हैं या फिर हम 1 से लेकर <n लिख सकते हैं। तो अंदर वाले लूप को भी अगर मैं 0 से <n तक चलाऊं तो बिल्कुल सेम पैटर्न मेरे लिए प्रिंट होने वाला है। और ये सेम पैटर्न क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि 1 से n और 0 से n-1 दोनों सेम ही नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करते हैं। तो हम चाहें तो अपने लूप्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अब यही जो सेम पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। ये तीनों वेरिएशंस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आगे जाके हर पैटर्न के तीनों वेरिएशंस हो सकते हैं। तो कुछ वेरिएशंस मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे दूंगी, पर शुरू वालों के हम सारी क्लास में करेंगे। जैसे इसी पैटर्न को अगर कैरेक्टर की फॉर्म में देना हो तो क्या करते, 1 को तो ए से रिप्लेस करते, 2 को बी से रिप्लेस करते, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। तो इस तरीके का पैटर्न हम कैसे सॉल्व करते, बेसिकली इसी पैटर्न पे भी सेम हम चाहें तो लॉजिक लगा सकते हैं। हमें देखना है कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, ये पैटर्न n इज इक्वल टू 4 के लिए गिवन है। कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, 1 2 3 4, तो आउटर लूप 4 टाइम्स चलेगा। इनफैक्ट देख भी लेते हैं, मेरा जो आउटर लूप है, अगर मेरा n 4 है तो मेरा आउटर लूप 4 टाइम्स रन होना चाहिए। तो 0 से लेके n-1 तक जा रहे हैं, मतलब 4 टाइम्स मेरा लूप रन कर रहे हैं। अब हर लाइन में देख लेते हैं कि क्या हमारे इनर लूप का लॉजिक होना चाहिए। हर लाइन में हम a से लेके कहाँ तक, d तक नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। ये अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है तो ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, थर्ड कैरेक्टर हो गया, फोर्थ कैरेक्टर हो गया। मुझे पता है मेरे कैरेक्टर्स हर बार 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से इंक्रीज हो रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। तो हर लाइन में मुझे पता है मुझे कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 या n कैरेक्टर्स। तो इनर लूप के अंदर एक सिंगल लाइन में मुझे पता है कि मुझे n कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है। और कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है, मुझे हमेशा अपने कैरेक्टर को a से स्टार्ट करना है और फिर n टाइम्स काउंट करते हुए उनको प्रिंट करवा देना है। तो स्टार्टिंग कैरेक्टर तो हमारा हमेशा फिक्स हो गया। तो क्यों ना इस स्टार्टिंग कैरेक्टर को हम एक वेरिएबल के अंदर ले लें। लेट्स सपोज माय वेरिएबल इज कैरेक्टर ch, जिसके अंदर मैंने a को स्टोर करा लिया। मैं क्या करूँ, मैं a को प्रिंट करवा दूँ। उसके बाद हम a को क्या कर देंगे, a को बढ़ा के b कर देंगे, फिर मैं b को प्रिंट करवा दूंगी, फिर b को बढ़ा के c कर देंगे, c को प्रिंट करवा दूंगी, फिर c को बढ़ा के d कर देंगे तो मैं d को प्रिंट करवा दूंगी। तो अगर मैं किसी तरीके से कैरेक्टर a से शुरू करूं और उन कैरेक्टर्स को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हर लाइन में a b c d इस तरीके से कैरेक्टर्स प्रिंट होते चले जाएंगे। अब मुझे पता है इंटीजर्स को तो कैसे बढ़ाते हैं, i++ करके। अब कैरेक्टर्स को कैसे बढ़ाया जाता है, कैरेक्टर्स को कैसे बढ़ाते हैं, उसको एक बार कोड के अंदर देखते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आउटर लूप। आउटर लूप हमें नंबर ऑफ लाइंस बताता है। नंबर ऑफ लाइंस n है तो मैंने n का आउटर लूप चला दिया। अब इनर लूप भी मेरा n टाइम्स चलेगा। j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, j लेस देन n, j++। यहाँ मैं 1 से इसलिए शुरू नहीं कर रही, 0 से इसलिए शुरू कर रही हूँ ताकि शुरुआत से ही हमें 0 से लूप स्टार्ट करने की आदत पड़ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट आउटर लूप हो गया, ये हमारा सेकेंड इनर लूप हो गया। अब इनर लूप के अंदर मुझे एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है और वो कैरेक्टर कहाँ से शुरू होगा, वो कैरेक्टर हमेशा शुरू होगा a के साथ। तो मैंने एक कैरेक्टर ch डिफाइन कर दिया जिसकी शुरुआती वैल्यू हमेशा a है। अब सबसे पहला सवाल जो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आना चाहिए, इस कैरेक्टर a को मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, बाहर की तरफ क्यों नहीं लिखा, इसे लूप के अंदर क्यों लिखा। लूप के अंदर इसलिए लिखा क्योंकि हर लाइन a से ही शुरू हो रही है। तो एक लाइन में अगर कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो अगली लाइन से दोबारा वो कैरेक्टर a बनना चाहिए, फिर अगली लाइन के शुरुआत में दोबारा वो कैरेक्टर a बनना चाहिए, फिर अगली लाइन के शुरुआत में दोबारा वो कैरेक्टर a बनना चाहिए। अब जब भी हम आउटर लूप के अंदर आ जाते हैं तो ये वाला लूप क्या करता है, ये एक लाइन की शुरुआत करता है। तो हमें चाहिए इस शुरुआत से जस्ट पहले मेरा कैरेक्टर a होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है, इसको मैंने यहाँ बनाया है। बाहर इसको अगर हम ले लेते तो ये पूरे पैटर्न से पहले तो a होता, लेकिन बीच में इसको फिर हमें वापस से रीसेट करके a करना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे वो जो रीसेट वाला काम है वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली हो जाएगा हर लाइन की शुरुआत से पहले। तो ये जो इनर लूप होता है, इनर लूप जब स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए लाइन स्टार्ट से पहले हमेशा कैरेक्टर a हो जाएगा। तो हर बार मुझे पता है मुझे मेरे कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, मुझे ch को प्रिंट करवाना है। अब एक बार मैंने ch को प्रिंट करवा दिया, तो ch को प्रिंट करवाने के बाद a से अब मुझे b बनाना है। अब मुझे पता है कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनली स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यूज़। इसको हम 3 लेक्चर से पढ़ते चले आ रहे हैं। ASCII वैल्यूज़ कहने का मतलब है कि कैपिटल A मेमोरी के अंदर 65 की फॉर्म में स्टोर होता है। तो क्यों ना मैं इस कैरेक्टर के अंदर +1 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। और जब ये 66 वाली वैल्यू एक दोबारा से कैरेक्टर के अंदर आकर स्टोर होगी तो वो टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, और टाइप कन्वर्जन होके 66 दोबारा कैपिटल B बन जाएगा। ये मैं कोड में लिखकर बताती हूँ तब और समझ में आएगा कि ch को मैं कर दूँ ch+1। तो ये जब हम लाइन लिखेंगे, इस लाइन को लिखने से क्या होगा कंप्यूटर के अंदर, ch
के अंदर मुझे नंबर को ऐड करना है। तो हमने सीखा है कैरेक्टर के अंदर जब नंबर ऐड होता है, जब कैरेक्टर के अंदर नंबर ऐड होता है तो कैरेक्टर को भी पहले नंबर में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट होता है। तो कैरेक्टर अगर ए है तो ए का नंबर कौन होगा, ए का नंबर होगा 65। तो 65 के अंदर 1 ऐड होगा तो आंसर हो जाएगा 66। तो राइट साइड में 66 पहले कैलकुलेट होगा। उसके बाद ये जो 66 है ये CH के अंदर दोबारा स्टोर कराने की कोशिश की जाएगी। CH कौन सा कंटेनर है, CH कैरेक्टर टाइप का कंटेनर है। तो जब ये इंटीजर 66 कैरेक्टर के कंटेनर में घुसने की कोशिश करेगा तो इसको कैरेक्टर बनना पड़ेगा, और 66 इंटरनली मेमोरी के अंदर कैरेक्टर B होता है। तो यहां से मेरा जो कैरेक्टर है अगले वाले कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, B बन जाएगा। तो A का B बनेगा, B का C बनेगा, C का D बनेगा। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स मेरे अपडेट होते रहेंगे। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी तक क्या किया, कैरेक्टर की शुरुआत A से की, यहाँ पे कैरेक्टर को +1 कर दिया, और हर लाइन के बाद मुझे क्योंकि एंड ऑफ लाइन चाहिए, नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर्स चाहिए, तो सी आउट कर दिया एंड ऑफ लाइन। तो ये मेरा ओवरऑल कोड हो गया, ओवरऑल लॉजिक हो गया। इसको एक बार रन करते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास मेरा पैटर्न प्रिंट होकर आ गया ABCD इन 4 लाइन्स। अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 6 भी कर दूँ तो भी ये पैटर्न बिल्कुल सही वर्क करेगा। बस इस बार A से लेके F तक सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट होंगी और नंबर ऑफ लाइन्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ तक हमें समझ में आया कि हमारा जो स्क्वायर पैटर्न है उसे हम कैसे प्रिंट करवाते हैं। 3 फॉर्म्स में इस पैटर्न को हमने किया, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। प्लस 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने सीखी है। एक तो अपने लूप्स को कैसे हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर पहले ही कर लेंगे तो बाद में चीज़ें आसान हो जाएगी। दूसरा कि किस तरीके से हम कैरेक्टर्स को डिफाइन एंड कैरेक्टर्स को अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल नंबर्स की तरह। लॉजिक बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पैटर्न जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं ये भी एक टाइप का स्क्वायर पैटर्न है, जिसमें इस तरीके से हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। अब डिफरेंस क्या है दोनों पैटर्न्स में। पहले वाला जो पैटर्न था उसमें 1 2 3 4 अगली लाइन पे नंबर्स रीसेट हो रहे थे, दोबारा 1 2 3 4 जा रहा था, दोबारा 1 2 3 4 जा रहा था। पर इस बार वो जो नंबर है वो कंटिन्यू होता जा रहा है, तो इस पैटर्न को हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी ट्रिक यूज करते हैं। कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, अगर n = 3 है तो मेरे पास 3 लाइंस है, n 4 होता तो मेरे पास 4 लाइंस होती। तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा, मेरा आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा। तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। मेरा जो आउटर लूप है मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख रही हूँ। आउटर लूप 0 से लेकर i <n i++ यहाँ तक जाएगा। तो 0 से लेकर n-1 तक मेरा आउटर लूप जाएगा। अब देखते हैं कि हर लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, उससे क्या डिसाइड होगा, उससे मेरा इनर लूप डिसाइड होगा। एक लाइन का एग्जांपल लेते हैं। एक लाइन में 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन में 4 5 6 प्रिंट हो रहा है, अगली लाइन में 7 8 9 प्रिंट हो रहा है। अब नंबर्स तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा कि क्या नंबर प्रिंट करना है, नंबर कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि हर लाइन में 3 ही नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो हर लाइन में 3 ही नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अगर n की वैल्यू 4 होती तो पैटर्न क्या होता, पैटर्न होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके का 13 14 15 16। तो अगर n = 4 होता तो हर लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट होते, हर लाइन में 4 नंबर्स प्रिंट होते। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है, नंबर्स तो नहीं पता चलो हर लाइन में क्या है, पर हर लाइन में कितने नंबर्स हैं वो समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे हर लाइन में n नंबर्स को प्रिंट करवाना है, क्योंकि n की वैल्यू 3 है तो 3 नंबर्स हैं, तो n नंबर्स को अगर प्रिंट करवाना है तो मेरा जो इनर लूप है वो भी n टाइम्स रन होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि मुझे अगर n नंबर्स को हर लाइन, ईच लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है तो मेरा इनर लूप n टाइम्स रन करना चाहिए। और इनर लूप n टाइम्स रन कब करेगा, जब हम एक इनर लूप के अंदर वेरिएबल ले लेते हैं j, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे एंड इसको भी <n j++। तो आउटर लूप ने बेसिकली हमें लाइनें बता दी, इनर लूप ने हमें एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं वो बता दिया। अब हम लॉजिक देख रहे हैं। लॉजिक ये है कि पहले शुरुआत आप कर दो नंबर 1 से, फिर 2 3 4 जहां भी नंबर प्रिंट करवाना हो, कि जितनी भी बार भी नंबर प्रिंट करवाना हो ये सेम ही नंबर प्रिंट होना चाहिए। ऐसा ही कुछ लॉजिक लग रहा है कि अगर मैंने एक नंबर बना दिया, लेट्स कॉल दिस नंबर नम की अगर मैंने शुरुआत कर दी 1 के साथ, तो मुझे पता है मेरे i = 0 वाली लाइन में, ये लाइन कौन सी है, i = 0 की, ये लाइन कौन सी है, i = 1 की, ये लाइन कौन सी है, i = 2 की। जब i 0 है तो मेरी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, जब i बढ़ के 1 होगा तो मेरी सेकंड लाइन प्रिंट होगी, जब i बढ़ के 2 होगा तो मेरी थर्ड लाइन प्रिंट होगी। ऐसे ही हमारा लूप वर्क कर रहा होगा, ये हमें ऑलरेडी आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब इनर लूप 3 बार रन करेगा तो इनर लूप में हम अपने नंबर को ही प्रिंट करवा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, हम सी आउट करवाएंगे अपने नंबर को। तो नंबर की वैल्यू अगर 1 है
तो 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर नंबर की वैल्यू बढ़ा देंगे, उसको 2 कर देंगे। तो जैसे ही प्रिंट करवाया उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अगली बार मुझे नंबर को इंक्रीज करना है। अब इस नंबर को मैंने जे इसलिए नहीं लिया क्योंकि जे तो हमेशा 0 से n तक जाएगा हर लाइन के लिए, तो जे तो वो नंबर बन ही नहीं सकता क्योंकि ये नंबर तो कभी 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, ये नंबर तो हमेशा इंक्रीज होता रहता है। तो नंबर को तो शुरू करेंगे 1 के साथ और हर बार प्रिंट करने के बाद हम उस नंबर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। तो जैसे ही प्रिंट कर लिया वैसे ही नंबर को क्या कर दो, बढ़ा दो बाय 1, तो नंबर प्लस प्लस कर दिया। अब नंबर को बढ़ा दिया, अगली बार दोबारा प्रिंट कर दो, फिर बढ़ा दिया, अगली बार दोबारा प्रिंट कर दो। तो नंबर जब 2 बनेगा 2 को प्रिंट कर दिया, नंबर जब 3 बनेगा 3 को प्रिंट कर दिया। अब जैसे ये लाइन खत्म होगी हम नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पर पहुंचने का मतलब है कि हमारा ये जो लूप है इसमें इनर लूप के बाद मुझे सी आउट करवाना है एंड ऑफ लाइन, क्योंकि हर लाइन के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पर पहुंचना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, जब एंड ऑफ लाइन आ जाएगा और हम सेकेंड लाइन पर पहुंच जाएंगे, i = 1 पर पहुंच जाएंगे, तो क्या इस नंबर को दोबारा हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं? दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे। लास्ट टाइम ये बढ़ के 3 प्रिंट करवाया होगा तो लास्ट टाइम ये बढ़ के 4 हो गया होगा। नंबर पहली बार नंबर शुरुआत में 1 था, 1 प्रिंट करवाया 2 हो गया, 2 प्रिंट करवाया 3 हो गया, 3 प्रिंट करवाया 4 हो गया। पर 4 जैसे ही हुआ हम इस लूप से बाहर आ गए क्योंकि ये लूप तो 3 ही बार रन करना था, तो वो 3 नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप दोबारा रन करेगा इनर वाला, मतलब नेक्स्ट लाइन को जब हम रन करेंगे, हम तो भाई नंबर की पुरानी वैल्यू के साथ ही स्टार्ट करेंगे, 1 के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, जो लास्ट में वैल्यू बच गई थी उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो इस बार जब हम प्रिंट करवाएंगे 4 आया, 4 प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर इंक्रीज करके 5 होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करके 6 होगा, 6 प्रिंट हो गया, फिर इंक्रीज करके 7 होगा। तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट लाइन रन कर रही होगी। नेक्स्ट टाइम ये लूप 3 बार रन करेगा और 4, 5, 6 को प्रिंट करवाएगा। तो हमारा ये जो नंबर वेरिएबल है कॉन्टिन्यूस मैनर में चलता रहेगा। जनरली अगर किसी भी पैटर्न के अंदर इस तरीके से कॉन्टिन्यूस मैनर्स में नंबर चलते रहते हैं, हर लाइन के साथ नंबर चेंज नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेते हैं नम जैसा, और इस वेरिएबल के थ्रू हम अपने आउटपुट को प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो नम नंबर है इसको हमें कहाँ डिफाइन करना चाहिए? क्या मैं इस नंबर को आउटर लूप से पहले डिफाइन करूँ या इनर लूप से पहले डिफाइन करूँ? तो इसके लिए ये हमेशा याद रखना है कि इनर लूप से पहले जो भी नंबर, जो भी वेरिएबल्स लिखे जाते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में रीसेट हो जाते हैं, ओरिजिनल वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया num = 1, तो फर्स्ट लूप में तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, पर जब नेक्स्ट लाइन आएगी तो दोबारा से 1 2 3 प्रिंट होगा क्योंकि ये num दोबारा से 1 बन जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कोई वेरिएबल रीसेट ना हो तो उसको हमें हमेशा आउटर लूप से पहले लिखना होता है, क्योंकि इनर लूप तो लाइन को दिखाता है। तो लाइन से पहले अगर आप रीसेट नहीं करना चाहते तो हम अपने इंटीजर num को डिफाइन करेंगे आउटर लूप से पहले। तो इस तरीके से हमारा जो लॉजिक है वो वर्क करेगा। एक नंबर वेरिएबल बना लेंगे, आउटर लूप चलेगा 0 से लेकर n तक क्योंकि इसे n टाइम्स रन करवाना है हमें। फिर हम 0 से लेकर n तक एक लाइन का लूप चलाएंगे, उसमें 3 नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप चलेगा, 3 नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट लूप चलेगा, 3 नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। 3 नंबर्स कौन है? नम ही है, बस उस नम को हम बार बार प्लस कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक हो गया टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर स्क्वायर पैटर्न। एक बार इस पूरे लॉजिक को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कोड के अंदर सबसे पहले हम एक इंटीजर n = 3 ले लेंगे और अपना एक नंबर वेरिएबल बना लेंगे जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 के साथ। तो अपना लूप चलाएंगे, आउटर लूप i = 0 से स्टार्ट होगा, i <n तक चलेगा i++। इनर लूप इंटीजर j = 0 से स्टार्ट होगा, j <n तक चलेगा, j++। हर बार हम सी आउट करेंगे अपने नंबर को, इसको चाहें तो विद सम स्पेस सी आउट कर सकते हैं, और हर बार नंबर को हम कर देंगे ++ एंड फिर सी आउट कर देंगे हम अपना एंड ऑफ लाइन। तो इसे रन करते हैं एंड दिस इज आवर पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसे हम रन करना चाहें फॉर n = 4 तो वही सेम पैटर्न आ जाएगा जिसको पहले डिस्कस किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को मैं एक बार जल्दी से आपको ड्राई रन भी करवा देती हूँ। ड्राई रन कहने का मतलब है कि ये जो लूप वाला लॉजिक है इसको एक बार हम चेक करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत जब होगी तो शुरू में हमें पता है हमारा जो नंबर है, नंबर की वैल्यू 1 होने वाली है शुरू में। जब ये वाला लूप स्टार्ट होगा तो हमारे i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू 0 है। i की वैल्यू जब 0 है तो i की वैल्यू <3 है। ऑब्वियसली हम n = 3 के लिए लूप को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस इनर लूप में आ जाएंगे। इनर लूप में j की वैल्यू शुरू होगी 0 के साथ। j की वैल्यू शुरू हुई 0 के साथ,
जे लेस देन एन है तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। नंबर प्रिंट होने का मतलब है, छोटी सी आउटपुट विंडो बना लेते हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज दिस इज माय आउटपुट विंडो। नंबर प्रिंट होगा, नंबर के अंदर वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर नंबर को कर देंगे प्लस प्लस, नंबर प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। उसके बाद इनर लूप के अंदर जे को प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा, जे प्लस प्लस होके 1 होगा, 1 इज लेस देन एन तो दोबारा नंबर प्रिंट होगा, नंबर के अंदर वैल्यू है 2 तो 2 प्रिंट हो जाएगा और दोबारा से नंबर अपडेट हो जाएगा, अपडेट होके 3 हो जाएगा। दोबारा से ऊपर जाएंगे इस लूप में और जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे को प्लस प्लस करके 2 पर आ जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे, जे इज स्टिल लेस देन एन तो हम नंबर को प्रिंट करवा देंगे, नंबर है अभी 3 को प्रिंट करवाया और उसको अपडेट कर दिया तो 3 अपडेट होकर अब 4 हो गया। जैसे ही 3 4 हो गया, दोबारा से जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे प्लस प्लस किया तो इस बार जे की वैल्यू 3 हो गई। क्या 3 लेस देन 3 होता है? नहीं होता, तो इस लूप से हम बाहर निकल गए तो अब एंड लाइन कर देंगे। एंड लाइन करने का मतलब है कि अब जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा, नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट आएगा, यहाँ तक आ गए। अब दोबारा आकर हम अपने आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू इस बार 1 हो जाएगी। ये पूरा लॉजिक, ये पूरी कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ इतना लंबा ड्राई रन करके, ताकि एक डीप अंडरस्टैंडिंग आई लूप्स की। बाकी अगर आपको ऑलरेडी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हम चाहें तो इस छोटे से ड्राई रन वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस बार अपडेट होकर, तो हम लूप में यहाँ पर गए थे। क्या आई लेस देन एन है, 1 लेस देन 3 है? यस। तो दोबारा से इस लूप को शुरू करेंगे, इस लूप को शुरू करेंगे तो दोबारा जे इनिशियलाइज होगा 0 के साथ, तो जे की वैल्यू दोबारा शुरू होगी 0 से। जे चेक करेगा क्या मैं लेस देन एन हूँ, यस, तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। नंबर अभी 4 है तो यहाँ पर आकर 4 प्रिंट हो जाएगा, नंबर को अपडेट कर देंगे। उसके बाद दोबारा ऊपर जाकर जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन एन है तो दोबारा नंबर प्रिंट होगा, नंबर प्रिंट होगा तो नंबर 5 हो गया, ये वैल्यू अपडेट हो गई टू 6। उसके बाद दोबारा से जे को प्लस प्लस करेंगे, जे इस बार अपडेट होकर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन एन है, नंबर प्रिंट होगा, नंबर अपडेट होगा, तो नंबर प्रिंट हुआ, नंबर अपडेट हुआ। उसके बाद दोबारा जे को प्लस प्लस करेंगे, दोबारा जे को प्लस प्लस किया, जे 3 हो गया, 3 लेस देन 3 नहीं होता, लूप से बाहर निकल जाएंगे। लूप से बाहर निकले मतलब अब जो आउटपुट आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, हम यहाँ पहुँच गए। अब दोबारा से आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे तो इस बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन 3 होता है, यस, तो यहाँ पे दोबारा से इनर लूप को रन करेंगे, इनर लूप को रन करेंगे, जे की शुरुआत करेंगे दोबारा से 0 के साथ, जे 0 के साथ स्टार्ट हुआ, अब 0 के साथ स्टार्ट हुआ, 0 इज लेस देन 3, नंबर को प्रिंट करवाएंगे, नंबर है 7, 7 को मैंने नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया, 7 को अपडेट कर दिया। उसके बाद दोबारा जे को प्लस प्लस करेंगे, जे प्लस प्लस होके अब 1 हो गया, 1 लेस देन 3 होता है तो दोबारा नंबर को प्रिंट करवा के अपडेट करेंगे, नंबर क्या है, नंबर है 8, 8 को प्रिंट करवाया, 8 को अपडेट किया। दोबारा से जे को प्लस प्लस करेंगे, जे इस बार प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 लेस देन 3 होता है तो दोबारा नंबर को प्रिंट करवाएंगे और नंबर को अपडेट करेंगे, तो 9 को यहाँ पे प्रिंट करवाया, 9 को अब अपडेट करके कर दिया 10। अब दोबारा से जे को प्लस प्लस करेंगे, जे को जैसे ही प्लस प्लस किया, जे 3 हो गया, क्या 3 लेस देन 3 होता है? नहीं, 3 लेस देन 3 नहीं होता, तो हम इस लूप से बाहर निकल गए। अब नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आ गया, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर मतलब इसके बाद जो भी प्रिंट होगा अब नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर आ गया, यहाँ दोबारा आई को कर देंगे प्लस प्लस, इस बार आई प्लस प्लस होके हो गया 3। अब दोबारा चेक करेंगे क्या 3 लेस देन 3 होता है? नहीं। अब आउटर लूप ने जब नो दे दिया तब हम इस आउटर लूप से भी बाहर निकल जाएंगे और फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो ये निकल कर आएगा। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो मैंने आपको ये पूरा करके दिखाया ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो हुआ। और इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? लास्ट में नंबर की वैल्यू प्रिंट करवा कर देख लो। अगर जो हमने बोला कि हाँ आउटपुट ऐसे ही रन किया होगा तो लास्ट में नंबर की वैल्यू 10 होगी। तो लास्ट में आफ्टर ऑल द पैटर्न अगर मैं सी आउट करूं आफ्टर पैटर्न अपने नंबर की वैल्यू को तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू प्रिंट होकर आनी चाहिए 10 के इक्वल, और ये बिल्कुल 10 के इक्वल ही प्रिंट होकर आएगी। इसको n इज इक्वल टू 3 के लिए रन करते हैं, ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो गया और आफ्टर पैटर्न नंबर की वैल्यू है 10 के इक्वल। तो मतलब जो हमने ड्राई रन वाला पूरा प्रोसेस किया है दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट प्रोसेस और इसी तरीके से हमारा पैटर्न वर्क करता है। इनफैक्ट सारे के सारे पैटर्न्स में जो नेस्टेड लूप हम लिखते हैं ये इसी तरीके से वर्क करते हैं। हर आउटर लूप के आइटरेशन के लिए हर एक बार हमारा इनर लूप रन करता है। अब एक जो प्रॉब्लम है ये आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम करनी है, इसी पैटर्न का बेसिकली कैरेक्टर वर्जन विच इज़ गोइंग टू बी ABCDEFGHI फॉर n इज इक्वल टू 3। तो इस कैरेक्टर पैटर्न का आपको एक जनरल लॉजिक लिखना है, तो वो लॉजिक मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। इनफैक्ट अभी पॉज करना है और अभी उस होमवर्क प्रॉब्लम को करना है।
अगर होमवर्क प्रॉब्लम्स हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे, उनको अगर अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, तो आगे के जो टॉपिक्स हो जाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर वाले, वो हमारे लिए हलवा टॉपिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत ईजी हो जाएंगे। तो पैटर्न में लॉजिक बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए होमवर्क प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको गलती से भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट इज़ अ ट्राइंगल पैटर्न एंड इट इज़ एन ईजी पैटर्न। देख के फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर वैसे बहुत ईजी पैटर्न है। हमें इस तरीके का ट्राइंगल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स। n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास इस तरीके का पैटर्न जो है वो प्रिंट होने वाला है। अब इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आउटर लूप क्या बताता है? आउटर लूप हमें बताता है कितनी लाइंस है, तो जितनी लाइंस है उतनी बार आउटर लूप रन करेगा। तो देख लेते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 लाइंस है। n इज इक्वल टू 3 के लिए 3 लाइंस होती, तो हमारा जो आउटर लूप है वो 1 से लेकर n तक चलेगा, या इनफैक्ट इसको कह सकते हैं ये आउटर लूप 0 से लेकर n-1 तक चलेगा। सेम लॉजिक है, तो इसे लिख भी देते हैं। इंटीजर i की वैल्यू 0 तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी एंड लेस देन n तक जाएगी, और हर बार i को प्लस कर देंगे प्लस प्लस। तो ये मेरा आउटर लूप हो गया। अब सेकेंड स्टेप होता है कि इनर लूप देख लो। इनर लूप मतलब एक तरीके से ये देख लो कितने एक तो कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं, क्या प्रिंट हो रहा है एक लाइन के अंदर। अगर ये मेरी i इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ये मेरी i इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है, ये मेरी i इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ये मेरी i इज इक्वल टू 3 वाली लाइन है, क्या हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन के अंदर 2 कैरेक्टर मतलब 2 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड लाइन के अंदर 3 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फोर्थ लाइन के अंदर 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबके दिमाग की घंटी बिल्कुल बजनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या करना है। क्या करना है, हर लाइन में जो उसका लाइन नंबर है उतने मुझे कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है, उतने मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है। अगर मैं इस लाइन पर हूँ, ये लाइन नंबर 3 है, 1 2 3, तो मुझे 3 स्टार्स को प्रिंट करना है। अब कैसे इस चीज़ को हम i से रिलेट कर सकते हैं? क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरा i 0 है तो मुझे i+1 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, अगर मेरा i 1 है तो मुझे i+1 स्टार्स को प्रिंट करना है, अगर मेरा i 2 है तो मुझे i+1 स्टार्स को प्रिंट करना है, अगर मेरा i 3 है तो मुझे i+1 स्टार्स को प्रिंट करना है, क्योंकि जो भी i की वैल्यू है उसमें +1 कर दें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आ जाएंगे। तो क्या मैं कह सकती हूँ, मुझे ये पता चल गया मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा। इनर लूप के अंदर अगर हर बार i+1 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा इनर लूप हमेशा i+1 टाइम्स रन करना चाहिए। और i+1 टाइम्स इनर लूप कैसे रन करेगा, यहाँ लिख लेते हैं कि मेरे इनर लूप के अंदर i+1 कैरेक्टर्स या स्टार्स को मुझे प्रिंट करवाना है। ये तो फिक्स है, हर लाइन के लिए मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। अगर हर लाइन में i+1 स्टार्स होंगी, i की वैल्यू चेंज हो सकती है पर हमेशा रहेंगे तो i+1, तो मुझे बेसिकली एक i+1 कैरेक्टर्स का लूप चलाना है। i+1 कैरेक्टर्स का लूप कैसा दिखता है, इस लूप को या तो हम 1 से लेके i+1 तक चला सकते हैं, या फिर हम इसे 0 से लेकर i तक चला सकते हैं। ये वाला लूप भी i+1 टाइम्स चलेगा, ये वाला लूप भी i+1 टाइम्स चलेगा। आई होप हमें समझ में आ रहा है। 1 से लेके i+1 का लूप i+1 टाइम्स चलेगा, क्योंकि 1 से लेके n तक का लूप n टाइम्स चलता है, तो n+1 का लूप n+1 टाइम्स चलेगा। वैसे ही i+1 का लूप i+1 टाइम्स लगेगा, पर इसी लूप को 0 से स्टार्ट कर दें तो इसको -1 करना पड़ेगा, तो i+1 का i हो जाएगा, और ये लूप भी i+1 टाइम्स चलेगा। तो या तो एक लूप बना लो ये, या एक लूप बना लो ये। तो इनर लूप बना लेते हैं फॉर इंटीजर, इस बार j ले लेते हैं। j की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे और i तक लेकर जाएंगे, तो j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। इसको कह सकते हैं j लेस देन i+1, j प्लस लेस देन i+1 लिखा है, मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी j की, लास्ट वैल्यू j की i होगी। जैसे ही j i+1 हो जाएगा, i+1 लेस देन i+1 क्या देता है, फॉल्स देता है। तो ये जो लूप है ये 0 से i तक ही चलेगा, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इनर लूप हो गया। अब 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली, मैंने डिसाइड कर लिया नंबर ऑफ लाइंस कैसे चलने वाली हैं, और हर लाइन के बाद मैं एक एंड ऑफ लाइन प्रिंट करवाने वाली हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया हर लाइन में वैल्यूज़ कैसे प्रिंट होंगी। हर लाइन में हमेशा i+1 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। अब एक अकेला काम बच गया कि इन स्टार्स को प्रिंट करवा दो। तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देनी है इनर लूप में कि एक बार अगर लूप चले तो एक स्टार को प्रिंट करवा दो। इनर वाला लूप अगर एक बार चले तो एक स्टार को प्रिंट करवा दो। ये लूप एक बार चलेगा तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये लूप 2 बार चलेगा 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ये लूप 3 बार चलेगा 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हर बार जब ये लूप चलेगा 1 स्टार प्रिंट होता है, अगर ये 4 बार चलेगा तो 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर आवर ट्राइंगल पैटर्न।
एक और चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, ये जो ट्राइंगल पैटर्न होता है इसमें कई बार स्टूडेंट सोचते हैं ये जो लास्ट वाली स्पेस है इसको तो हम प्रिंट ही नहीं कर रहे, ये जो लास्ट वाली स्पेस है इसको तो हम प्रिंट ही नहीं कर रहे। पर लास्ट वाली स्पेसेस को हमें प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया लास्ट लाइन तो वैसे ही खाली है, वो स्पेस वैसे ही दिखने वाली है। तो स्पेसेस को हम सिर्फ तभी प्रिंट करते हैं जब स्पेस शुरुआत में आती है, उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। अगर कुछ प्रिंट करवाने के बाद बहुत सारी स्पेस है तो उसको हमें प्रिंट नहीं करना पड़ता, सिंपली नेक्स्ट लाइन करो और वो स्पेस वैसे की वैसे दिखेगी। तो इस लॉजिक को एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद n इज इक्वल टू 4। हमारा जो आउटर लूप है वो n टाइम्स रन करेगा क्योंकि n लाइन्स प्रिंट होनी चाहिए, तो i लेस देन n i प्लस प्लस। इनर लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा? इनर लूप हमेशा i+1 स्टार्स को प्रिंट करवाता है, तो 0 से i+1 तक जाएगा। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन i+1, j प्लस प्लस। ये जो लॉजिक है, ये जो मैंने लिख कर दिखाया, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे सवाल का। और ये आपको समझ में आना कि कैसे i+1 का लूप लिखा जा सकता है। n तक का लूप अगर लिख लिया तो i+1 का लूप भी बहुत आसान है। एंड हर लूप के आइटरेशन में हम प्रिंट करवा देंगे एक स्टार, तो एक स्टार प्रिंट हो गया। एंड यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम एक नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए लाइन कब एंड होने वाली है। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। सो दिस इज आवर ट्राइंगल पैटर्न। इनफैक्ट लेट मी रन इट फॉर n इज इक्वल टू 6, तो हमें एक और बढ़िया थोड़ा सा बड़ा पैटर्न प्रिंट होकर दिखाई देगा। ये n इज इक्वल टू 6 का पैटर्न है। तो अब n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे n की वैल्यू हम 10 ही क्यों ना कर दें, वी आर गोइंग टू गेट अ पैटर्न विच इज गोइंग टू बी करेक्ट। ये 10 लाइन्स वाला और लास्ट में 10 स्टार्स वाला पैटर्न हमारे पास आ गया। तो पैटर्न से बेसिकली हम लॉजिक बनाना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे वो फिक्स्ड चीज़ प्रिंट करवानी है, हम ऐसा लॉजिक बना रहे हैं कि n की वैल्यू कल को अगर कुछ भी हो जाए हम उस पैटर्न को प्रिंट करवा सकें। हम चाहें तो स्टार के बाद एक छोटी सी स्पेस भी दे सकते हैं। स्पेसेस वगैरह पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है कि ये जो पैटर्न है इसमें बीच में स्पेस आएगा नहीं आएगा। आप चाहे स्पेस के साथ प्रिंट करवाओ या बिना स्पेस के प्रिंट करवाओ, लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्योंकि एट द एंड प्रिंट तो वही चीज़ करानी है। तो कहीं पर आपको ये पैटर्न स्पेसेस, बीच में स्पेसेस होगी स्टार्स में, कहीं पर बीच में स्पेसेस नहीं होंगी स्टार्स में, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है या जहाँ नंबर प्रिंट हो रहा है वहाँ पे बस स्पेस दे देना, तो स्पेस आ जाएगी, नहीं दोगे तो नहीं आएगी। तो दिस इज बेसिकली द ट्राइंगल पैटर्न इज गोइंग टू लुक लाइक विद स्पेसेस। अब ये तो ट्राइंगल पैटर्न को हमने स्टार्स के लिए कर लिया। नेक्स्ट अब इसी पैटर्न को हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर नंबर्स। तो इस तरीके का ट्राइंगल शेप है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर नंबर्स। अब इसको कैसे करेंगे? सेम अपने रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आउटर लूप में हम बताते हैं कितनी बार हमारी लाइन्स आएंगी, कितनी लाइन्स आएंगी। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है। तो हमारे पास n की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास 4 लाइन्स आएंगी। तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो बेसिकली 1 से n तक या n टाइम्स रन करेगा। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, आउटर लूप n टाइम्स रन किया। अब सेकेंड स्टेप होता है टू डिसाइड कि इनर लूप कितनी बार रन करेगा और क्या प्रिंट करवाएगा। अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन में i की वैल्यू 0 होती है, यहाँ i की वैल्यू 1 होती है, यहाँ i की वैल्यू 2 होती है, यहाँ i की वैल्यू 3 होती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स एक लाइन में प्रिंट होते हैं उतनी बार इनर लूप वर्क करता है। पिछले वाले केस में भी देखें, इनर लूप i+1 टाइम्स इसलिए रन कर रहा था क्योंकि हर लाइन में i+1 स्टार्स थे। उससे पिछले पैटर्न में देखें, इनर लूप हमेशा n टाइम्स रन कर रहा था क्योंकि हर लाइन में n कैरेक्टर्स थे, n नंबर्स थे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन की बात करें, फर्स्ट लाइन में 1 नंबर है, सेकेंड लाइन में 2 नंबर है, थर्ड लाइन में 3 नंबर है, फोर्थ लाइन में 4 नंबर है। क्या हम कह सकते हैं जो हमारा लाइन नंबर है उतने ही हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अब इस नंबर को हम कैसे i के साथ रिलेट कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं 1 इज नथिंग बट i+1, दिस 2 इज ऑल्सो i+1, दिस 3 इज ऑल्सो i+1, दिस 4 इज ऑल्सो i+1। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिमिलर। क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो i+1 2 हो जाएगा और उतने ही नंबर्स को मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर भी इस ट्राइंगल में भी क्या हम कह सकते हैं, हमारा इनर लूप i+1 टाइम्स रन करना चाहिए क्योंकि मुझे i+1 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो वही सेम लूप यहाँ चलेगा। मुझे क्या करना है, j की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, j i+1, j को हम कर देंगे हमेशा प्लस प्लस। तो ये मेरा इनर लूप हो जाएगा एंड ये इनर लूप हमेशा i+1 टाइम्स रन करेगा जिससे मैं i+1 नंबर्स को प्रिंट करवा सकूँ। तो कितने नंबर्स प्रिंट होंगे वो डिसाइड हो गया। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो नंबर होंगे क्या। इस लाइन के अंदर मैं 1 प्रिंट करवा रही हूँ। फर्स्ट लाइन है तो मैं 1 ही बार बार प्रिंट करवा रही हूँ, सेकेंड लाइन है तो मैं 2 ही बार बार प्रिंट करवा रही हूँ।
थर्ड लाइन है तो मैं 3 ही बार बार प्रिंट करवा रही हूँ। तो क्या मुझे पता चल रहा है कि जो भी मेरा लाइन नंबर है मैं उसी को बार बार प्रिंट करवा रही हूँ। तो अगर आई की टर्म्स में ही सोचूं, क्योंकि उसी से मैं अपना लाइन नंबर ट्रैक कर रही हूँ, मेरा आई ही मुझे बताता है कि मैं कौन सी लाइन पर हूँ कोड के अंदर, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं आई पर हूँ तो मैं i+1 को प्रिंट करवा रही हूँ। अगर मैं ith लाइन पर हूँ तो मैं i+1 को प्रिंट करवा रही हूँ। अगर मेरी i की वैल्यू 2 है इस लाइन के अंदर तो i+1 हो जाएगा 3 के इक्वल, और मैं 3 बार किसको प्रिंट करवा रही हूँ, मैं 3 बार 3 को ही प्रिंट करवा रही हूँ। तो जितनी बार लूप रन करेगा हम उसी i+1 की वैल्यू को बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम हर बार इनर लूप के अंदर सी आउट करवा रहे हैं i+1 को, क्योंकि जो i+1 की वैल्यू है वही नंबर बार बार प्रिंट हो रहा है। और जैसे ही वो नंबर पूरी लाइन के अंदर प्रिंट हो गया, लास्ट में हम कर देते हैं सी आउट एंड ऑफ लाइन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल पैटर्न। और इसको करना बहुत आसान है, मतलब मुझे नहीं लग रहा अभी तक हमें कोई भी मुश्किल आई होगी। अगर कभी भी आ रही है तो वहाँ पे बस पॉज करना है और एक बार ड्राई रन करके देख लेना है। चीज़ें जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं थोड़ा सा पॉज करके, तब तक थोड़ी सी जम्बड़ लगती है, पर वो पॉज करना बहुत ज़रूरी है, खुद से सोचना बहुत ज़रूरी है। हम खुद का दिमाग लगाते तब चीज़ें हमारे लिए आसान बननी शुरू होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट द लॉजिक इज़ गोइंग टू लुक लाइक। और एक बार इसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू ले लेते हैं हम 4 के इक्वल। अब मुझे पता है मेरा जो आउटर लूप है वो रन करना चाहिए n टाइम्स, तो i = 0 से लेकर n तक। इनर लूप i+1 टाइम्स रन करना चाहिए, तो इंटीजर j = 0 से लेकर j <i+1 तक, हर बार j को कर देंगे ++। और मुझे सी आउट क्या करवाना है, जो भी मेरा लाइन नंबर है। मेरा लाइन नंबर क्या है i+1, तो मैं इसे यहाँ पर सी आउट करवा दूंगी एंड यहाँ सी आउट करवा देते हैं एंड ऑफ लाइन को। सो दिस इज़ द लॉजिक एंड इसे रन करेंगे तो ये मेरे पास मेरा ट्राइंगल पैटर्न आ गया। यहाँ पर चाहें तो नंबर्स के बाद हम स्पेस भी दे सकते हैं, तो आई एम गोइंग टू गेट द पैटर्न विथ स्पेसेस। सो दिस इज हाउ वी प्रिंट अ ट्राइंगल पैटर्न। अब यहाँ पर कैरेक्टर वाला पैटर्न मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ। कैरेक्टर ट्राइंगल पैटर्न कैसा दिखेगा इस केस के लिए, जैसे नंबर्स हैं तो यहाँ पे A होना चाहिए, इस लाइन में B होना चाहिए, यहाँ पे CCC होना चाहिए, यहाँ पे DD होना चाहिए, और अगर n = 5 है तो यहाँ पे E होना चाहिए। तो इस तरीके का जो ट्राइंगल पैटर्न है उसे आपको प्रिंट करवाना है फॉर कैरेक्टर्स। यहाँ पर पॉज करना है और देखना है कि खुद से हम इसे प्रिंट करवा पा रहे हैं या नहीं। इसको प्रिंट करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं nth टाइम रिपीट करके बोल रही हूँ, होमवर्क प्रॉब्लम्स अगर हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे, ये होमवर्क प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उतना आगे के टॉपिक्स, आगे के चैप्टर्स हमारे लिए हलवा बनते चले जाएंगे, क्योंकि लॉजिक आज ही बिल्ड हो जाएगा और उसको आज ही बिल्ड करना ज़रूरी है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, आज अभी बैठ के टाइम निकाल के इसको सॉल्व करके इसको प्रिंट करवाना है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ येट अनदर ट्राइंगल पैटर्न, बट इसमें भी छोटा सा हमें ट्विस्ट मिलेगा। अब यहाँ तक पैटर्न्स पे हमने बहुत पकड़ बना रही है, अब यहाँ से हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट पैटर्न जिसको हम सॉल्व करेंगे वो ये वाला पैटर्न है। इसमें n = 4 के लिए हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि हमारे पास 4 लाइन्स प्रिंट हो रही हैं, तो आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा। इनर लूप की बात करें तो फर्स्ट लाइन के लिए 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड के लिए 2 प्रिंट हो रहा है, थर्ड के लिए 3 प्रिंट हो रहा है, फोर्थ के लिए 4 प्रिंट हो रहा है। मुझे पता है मेरा जो आउटर लूप है वो i = 0 से n-1 तक अगर जाएगा तो इनर लूप कितनी बार रन करेगा, इनर लूप i+1 टाइम्स रन करेगा, क्योंकि i अगर 0 है तो 1 टाइम्स रन करेगा, i 1 है तो 2 टाइम्स रन करेगा, i 2 है तो 3 टाइम्स रन करेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। अब हर लाइन में मुझे प्रिंट क्या करना है, हर लाइन में मुझे बेसिकली 1 से शुरू करना है और उतने नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हर बार शुरुआत कहाँ से हो रही है, हर बार शुरुआत 1 से हो रही है, हर बार शुरुआत 1 से हो रही है, हर बार शुरुआत 1 से हो रही है। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा चेंज लेकर आ सकते हैं कि मेरा जो इनर लूप है, मुझे पता है इनर लूप मेरा i+1 टाइम्स रन होना चाहिए, तो मैं इनर लूप में j की वैल्यू 1 से लेकर i+1 तक लेकर चले जाऊँ। इस बार 0 की जगह मैं 1 से ही ले जाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्पेशल चीज़ कर सकती हूँ कि मैं j को ही प्रिंट करवा सकती हूँ। अगर इनर लूप के अंदर मैंने सी आउट ही j को करवा दिया तो फर्स्ट टाइम j 1 से i+1 तक जाएगा, मतलब j 1 से 1 तक जाएगा, यहाँ पे j 1 से 2 तक जाएगा, यहाँ पे j 1 से 3 तक जाएगा, यहाँ पे j 1 से 4 तक जाएगा, और मुझे कुछ नहीं करना, बस हर बार अपने j को मुझे प्रिंट करवाते रहना है। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी पैटर्न। ये अभी हमसे खुद से सॉल्व बिल्कुल हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो पॉज करना है और एक बार पुराने वाले पैटर्न्स के जो एक्सप्लेनेशन है उनको दोबारा जाकर देखना है। तो इसका जल्दी से कोड लिख देते हैं। कोड के अंदर आउटर लूप तो हमें पता है 1 से लेकर n तक जाएगा, इनर लूप को j = 1 से लेकर i+1 तक ले जाते हैं, क्योंकि हमें 1 से ही शुरू करना है, तो इस बार 0 की जगह भाई 1 से शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। हर बार मुझे इस बार प्रिंट करवाना है j को विद अ स्पेस एंड सी आउट कर देंगे एंड लाइन। इसे रन करेंगे
सो दिस इज व्हाट द पैटर्न इज गोइंग टू लुक लाइक. इसको n=5 के लिए भी चाहे तो रन कर सकते हैं. तो n=5 के लिए मेरा पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा. नेक्स्ट पैटर्न पर आ जाते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ रिवर्स ट्राइंगल पैटर्न. बिल्कुल इस तरीके का है. प्रिंट तो ट्राइंगल ही करना है, बस रिवर्स ट्राइंगल क्यों हो गया, क्योंकि नंबर्स अब रिवर्स में, नंबर्स अब रिवर्स में, नंबर्स अब रिवर्स में. तो लॉजिक वही सेम रहेगा. सबसे पहले आउटर लूप फिगर आउट कर लेते हैं. n=4 के लिए 1 2 3 4 लाइन्स है. 4 लाइन्स है तो मेरा आउटर लूप i=0 से लेकर n-1 तक जाएगा. इनर लूप में इसमें फर्स्ट लाइन में एक कैरेक्टर है, सेकंड लाइन में 2 नंबर्स हैं, थर्ड लाइन में 3 नंबर्स हैं, फोर्थ लाइन में 4 नंबर है. तो मुझे पता है मेरा जो इनर लूप है वो कितनी बार रन करना चाहिए. वो बेसिकली i+1 टाइम्स हमेशा रन करना चाहिए. पर इस बार जो लूप है वो बैकवर्ड्स रन होने वाला है. बैकवर्ड्स रन कहने का मतलब ये वाला लूप 1 से 1 तक रन करेगा, ये 2 से 1 तक करेगा, ये 3 से 1 तक करेगा, ये 4 से 1 तक करेगा. अगर मुझे कभी भी बैकवर्ड लूप रन करना होता है तो उसको कैसे कर सकते हैं. बेसिकली फॉरवर्ड लूप में अगर मैं i की वैल्यू 0 से i+1 तक लेकर जाऊं या 1 से i+1 तक लेकर जाऊं तो 1 से i+1 तक नंबर्स हो जाएंगे. तो क्यों ना इसी का बैकवर्ड लूप में बना दूं i+1 से वैल्यूज को 1 की तरफ लेकर जाते हुए. तो इस बार i को प्लस प्लस करने की जगह मुझे क्या करना है, इस बार i को मुझे माइनस माइनस करना है. एक छोटा सा बैकवर्ड लूप मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ जल्दी से. एक बैकवर्ड लूप कैसे लिखा जाता है. मुझे n से 1 तक नंबर्स को प्रिंट करवाने हैं तो सिंपली इस बार i को मुझे n से स्टार्ट करना पड़ेगा. i को तब तक लेकर जाएंगे जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहता है और i को हर बार कर देंगे माइनस माइनस. तो हर बार अगर मैं सी आउट कर दूं अपने i को तो मेरे पास एक बैकवर्ड लूप आ जाएगा. लेट्स प्रिंट दिस. तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से बैकवर्ड लूप लिखे जाते हैं. बहुत सिंपल होता है. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो लास्ट वैल्यू i की जो है वो 1 होने वाली है. इक्वल टू 0 लिख देंगे तो 0 भी प्रिंट हो जाएगा. तो सिंपली i+1 का बैकवर्ड लूप कैसा दिखेगा. i+1 का बैकवर्ड लूप ऐसा दिखेगा कि मुझे एक लूप रन करना है फॉर इसकी वैल्यू j=i+1 से शुरू होगी. j जब तक ग्रेटर देन 0 है एंड j को हर बार कर देंगे माइनस माइनस. और मुझे प्रिंट किसको कराना है, मुझे प्रिंट उस j को ही कराना है क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू 1 से शुरू होगी 1 तक जाएगी, यहाँ 2 से शुरू होगी 1 तक जाएगी, यहाँ 3 से शुरू होगी 1 तक जाएगी. तो जब j 3 होगा 3 प्रिंट करवाएंगे, 2 होगा 2 प्रिंट करवाएंगे, 1 होगा 1 प्रिंट करवाएंगे. तो ये मेरा बैकवर्ड लूप हो गया j का जिसमें हर बार मुझे सी आउट करवाना है अपने j को. सो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक. इसके लिए भी एक बार अपना कोड लिख लेते हैं. लेट्स क्लियर दिस. फॉर n=4 integer i equals 0, i less than n, i++. फॉर इंटीजर j को कहाँ से शुरू करेंगे, बैकवर्ड लूप है तो i+1 से. j जब तक ग्रेटर देन 0 है j को कर देंगे माइनस माइनस एंड सी आउट कर देंगे हम अपना j विथ सम स्पेस एंड यहाँ सी आउट कर देंगे हम अपनी एंड लाइन. तो इस तरीके का हमारा कोड दिखेगा. एंड दिस इज व्हाट द पैटर्न इज गोइंग टू लुक लाइक. दिस इज अ कंप्लीट बैकवर्ड यानी रिवर्स ट्रायंगल पैटर्न है. अच्छा, यहाँ पर कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना कि j ग्रेटर देन 0 करना है या j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसमें ये देख लेना है कि इक्वल टू 0 कर दिया तब तो लास्ट वैल्यू 0 वैलिड होगी. इक्वल टू के केस में लास्ट वैल्यू के लिए हमारा लूप रन करता है. जितने नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है वहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 होगा. और अगर हम i से शुरू कर रहे होते तब इक्वल टू 0 होगा. आई होप ये बात हमें समझ में आई होगी. एंड यहाँ पर हमने अपने पैटर्न को ख़त्म कर लिया है तो अब नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करते हैं. दिस पैटर्न इज कॉल्ड फ्लॉइड्स ट्राइंगल पैटर्न. ये जो पैटर्न होता है ट्राइंगल होता है इसको फ्लॉइड्स ट्राइंगल कहते हैं. इसके अंदर भी देख लेते हैं. n=4 के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड n लाइन्स प्रिंट हो रही हैं. तो आउटर लूप कितनी बार रन करेगा. आउटर लूप मेरा i=0 से i लेस देन n, i++ n टाइम्स रन करेगा. इनर लूप कितनी बार रन करेगा. इनर लूप में मुझे पता है फर्स्ट लाइन में 1 नंबर प्रिंट होगा, सेकंड में 2 होंगे, थर्ड में 3 होंगे. तो मुझे पता है मेरा इनर लूप i+1 टाइम्स रन करना चाहिए. ये तो बहुत ईजी है. अब हर बार हम प्रिंट किसको करा रहे हैं. बेसिकली हम एक नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं जो हर बार इंक्रीज होता जा रहा है. ये कभी भी रीसेट नहीं कर रहा, हर बार इंक्रीज हो रहा है. तो इसके लिए हम अपने आउटर लूप से बाहर पहले ही डिस्कस किया था एक नंबर ले सकते हैं विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अपना इनर लूप जिसको हमें i+1 टाइम्स रन करना है उसको लिख लेते हैं. फॉर j=0 to i+1 या i+1 टाइम्स रन होगा. एंड हर बार इनर वाले लूप में मुझे इस नंबर को प्रिंट करवाना है, अपडेट करना है, प्रिंट करवाना है, अपडेट करना है, प्रिंट करवाना है, अपडेट करना है, प्रिंट करवाना है, अपडेट करना है. तो ये काम करना है. इस इनर लूप के अंदर हम सी आउट कर देंगे अपना नंबर एंड फिर नंबर को कर देंगे अपडेट नंबर ++.
So this is what the outer loop is going to look like, this is what the inner loop is going to look like. नंबर को हम लूप के बाहर ही डिफाइन करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते नंबर कभी भी रीसेट हो, उसी सेम नंबर को हम बार बार रीयूज करना चाहते हैं. सो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द ट्रिक टू प्रिंट फ्लॉयड्स ट्राइंगल. इसको भी प्रिंट करा लेते हैं. आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा. आउटर लूप से पहले एक नंबर क्रिएट कर लेंगे इज इक्वल टू 1. इनर लूप i+1 टाइम्स रन करेगा. हम चाहें तो बैकवर्ड्स इनर लूप भी रख सकते हैं. मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सी आउट करवा सकती हूँ अपना नंबर एंड यहाँ पर नंबर को कर देंगे ++. इनफैक्ट नंबर को एक स्पेस के साथ सी आउट करा लेते हैं. ये इनर लूप भले ही बैकवर्ड्स हो पर रन तो ये भी i+1 टाइम्स ही कर रहा है. हमें तो कितनी बार लूप रन कर रहा है उससे मतलब है, क्योंकि j की वैल्यू को एज सच हम कहीं प्रिंट करवा के यूज़ तो कर नहीं रहे. तो बैकवर्ड इनर लूप के साथ भी हम फ्लॉयड्स ट्राइंगल को प्रिंट करवा सकते हैं. फॉरवर्ड ज़्यादा रीडेबल होता है पढ़ने में, पर बैकवर्ड के साथ भी हमारा पूरा लॉजिक चल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी प्रिंट आवर फ्लॉयड्स ट्राइंगल पैटर्न. और वही सेम पुराने लॉज, वही सेम पुरानी ट्रिक्स, रूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं जिनको हमने शुरुआत में किया था. बस इस बार उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हम खुद से सारे पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं. अब व्हाट यू कैन डू एज अ होमवर्क प्रॉब्लम इज कि इसी के कैरेक्टर वर्जन को, मतलब फ्लॉयड्स ट्राइंगल का जो कैरेक्टर वर्जन होगा HIJ, इस ट्राइंगल को आप प्रिंट करवा सकते हैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. ऑल्सो जो हमने रिवर्स ट्राइंगल किया था इसके भी कैरेक्टर वर्जन को यू कैन ट्राई टू सॉल्व एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. इसका कैरेक्टर वर्जन होगा BACBADCBA. तो इस पैटर्न को आपको प्रिंट करवाना है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम एंड इस पैटर्न को आपको प्रिंट करवाना है एज अ होमवर्क प्रॉब्लम. नेक्स्ट अपने पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल पैटर्न. अब इन्वर्टेड ट्राइंगल पैटर्न के बारे में एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो अपना लाइन वाला लॉजिक देख लेते हैं. मुझे पता है n=4 के लिए 4 लाइनें प्रिंट हो रही हैं, तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करना चाहिए? मेरा आउटर लूप i=0 से स्टार्ट होगा, i<n तक जाएगा, i++ होगा. तो ये आउटर लूप हो गया. अब हर लाइन में देखते हैं कि हमें प्रिंट क्या करवाना है. ये मेरी i=0 वाली लाइन है, ये i=1, ये i=2 एंड दिस इज i=3. हर लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो ईच लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस प्लस नंबर. दिस इज ऑल्सो स्पेस प्लस नंबर. हर लाइन में पहले कुछ स्पेस है फिर कुछ नंबर है, पहले कुछ स्पेस है फिर कुछ नंबर है, पहले कुछ स्पेस है फिर कुछ नंबर है. और मैंने शुरू में ही बताया था कि शुरुआती जो स्पेसेस होती हैं उनको हमें प्रिंट करवाना होता है. बाद वाली को तो प्रिंट नहीं कराना होता, पर शुरू वाली स्पेसेस को हमें प्रिंट करवाना होता है. तो क्यों ना मैं सबसे पहले यही निकाल लूँ कि हर लाइन में कितनी स्पेसेस हैं और कितने नंबर है, ये मुझे पता चल जाए. क्या मैं कह सकती हूँ i=0 में एक भी स्पेस नहीं है क्योंकि फर्स्ट नंबर ही यहाँ से शुरू हो रहा है. दिस इज द स्टार्टिंग नंबर दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट. तो i=0 में 0 स्पेस है और नंबर्स कितने हैं? 4 नंबर है. i=1 में एक स्पेस है, ये 1 के डायरेक्ट नीचे वाली, और 3 नंबर है. एक स्पेस है, 3 नंबर है. i=2 में 2 स्पेसेस हैं, 2 नंबर है. i=3 में 1 2 3, एक 1 के नीचे, एक 2 के नीचे, एक 3 के नीचे, 3 स्पेसेस हैं और एक नंबर है. अब यहाँ से मुझे एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए. मेरे नंबर ऑफ स्पेसेस, जैसे जैसे लाइन बढ़ रही है मेरे नंबर ऑफ स्पेसेस बढ़ रहे हैं. क्या मैं कह सकती हूँ कि जो भी मेरे i की वैल्यू है उतने ही मेरे स्पेसेस हैं? तो मुझे कितने स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं? मुझे i स्पेसेस को प्रिंट करवाना है. तो सबसे पहला काम होगा, शुरुआत में क्योंकि स्पेसेस आ रहे हैं तो सबसे पहले इन i स्पेसेस को प्रिंट करवाओ. और i स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? i स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं j=0 से लेकर j<i तक, j++. और इस लूप में क्या करेंगे? इस लूप में हम एक स्पेस प्रिंट करवा देंगे. एक बार लूप रन करेगा तो एक स्पेस, 5 बार रन करेगा तो 5 स्पेस, 3 बार रन करेगा तो 3 स्पेस. तो ये लूप क्योंकि 0 से i तक जा रहा है तो ये लूप कितनी बार रन कर रहा है? ये लूप i टाइम्स रन कर रहा है और i टाइम्स रन करके ये स्पेसेस को प्रिंट करवा रहा है. तो ये मेरा फर्स्ट लूप हो गया जिसको हम लिखेंगे. अब इस सवाल के अंदर सबसे पहली बार इंटरेस्टिंग चीज़ ये आएगी कि इस सवाल के अंदर हम 2 इनर लूप्स यूज़ करने वाले हैं. और 2 इनर लूप्स को यूज़ करने का लॉजिक यही है कि पहले एक लूप में स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे, फिर दूसरे लूप में हम नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे. तो स्पेसेस हमने फिगर आउट कर लिया. अब नंबर्स की बात करते हैं. अगर मैं i=0 वाली लाइन की बात करूँ, इसमें 4 नंबर है. i=1 में 3 नंबर है. i=2 में 2 नंबर है. क्या इस नंबर को मैं किसी ना किसी तरीके से इस i से रिलेट कर सकती हूँ? कोई फॉर्मूला बन सकता है, कोई लॉजिकल चीज़ बन सकती है. बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या इस 4 को लिखा जा सकता है एज n-i, इस 3 को लिखा जा सकता है एज n-i, 2 को n-i, 1 को n-i, बिल्कुल लिखा जा सकता है. अगर i की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 4 है, तो n-i क्या होगा? 4 - 0,
यानी 4 के इक्वल। अगर i की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है, n माइनस आई क्या होगा, 4 माइनस 2 यानी 2 के इक्वल। बिल्कुल सही। तो कितने नंबर्स को मुझे प्रिंट करवाना है, काउंट देख रहे हैं, अभी भी नंबर्स नहीं देख रहे, काउंट देख रहे हैं कितने नंबर्स हर लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। हर लाइन में n माइनस आई नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा सेकंड लूप जो चलेगा वो n माइनस आई का चलेगा, क्योंकि अब मुझे स्पेसेस प्रिंट करवा दिए, अब मुझे n माइनस आई नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो सेकंड जो लूप चलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फॉर n माइनस आई। कैसे चलेगा, यहाँ पे हम वही सेम j वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अलग वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये लूप खत्म हो गया ये j इस मेमोरी से हट चुका होगा। तो हम नया j बना सकते हैं, j 0 से स्टार्ट होगा, j लेस देन n माइनस आई, j को कर देंगे प्लस प्लस। तो ये मेरा सेकेंड लूप चल गया जो n माइनस आई टाइम्स चलेगा और मेरे नंबर्स को प्रिंट करवाएगा। अब कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है, i इज इक्वल टू 0 के लिए 1 प्रिंट कराना है, i इज इक्वल टू 1 के लिए 2 प्रिंट करवाना है, तो हर बार मुझे i प्लस 1 वाले नंबर को प्रिंट करवाना है। तो हर बार सेकेंड लूप के अंदर हम c आउट कर देंगे i प्लस 1 को। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड लाइन कहाँ पर आना चाहिए। बेसिकली एक लाइन की अगर बात करें तो इनर लूप का काम एक लाइन को प्रिंट करवाना होता है। एक लाइन के अंदर कुछ स्पेसेस आएंगे, कुछ नंबर्स आएंगे। जैसे ही स्पेस नंबर दोनों आ गए अब मुझे नेक्स्ट लाइन पर जाना है। तो जैसे ही स्पेस खत्म हो गई, जैसे नंबर खत्म हो गए, अब मुझे नेक्स्ट लाइन पर जाना है। तो जैसे ही दोनों इनर लूप खत्म हो जाएंगे वैसे ही हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। सो दिस इज व्हाट द लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक फॉर इन्वर्टेड ट्राइंगल पैटर्न, जिसमें हमने पहली बार सीखा कि एक लाइन के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ नंबर्स ही प्रिंट हो, एक लाइन के अंदर स्पेसेस नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल इनर लूप्स भी लिखने पड़ सकते हैं। और एक बार अगर ये सारे सेट ऑफ इनर लूप्स चलेंगे तो हमारी एक लाइन प्रिंट होगी, फिर दोबारा चलेंगे सेकेंड लाइन प्रिंट होगी, फिर तीसरी बार चलेंगे थर्ड लाइन प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हमारा इनर एंड आउटर लूप्स का लॉजिक वर्क करता है। इसको भी कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आउटर लूप हमें पता है हमारा i इज इक्वल टू n टाइम्स रन करेगा। इनर लूप की बात करते हैं, सबसे पहले हम स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे। स्पेसेस के लिए मुझे अपनी i स्पेसेस प्रिंट करवानी है, तो j इज इक्वल टू 0 से j लेस देन i j प्लस प्लस। हर बार मुझे सी आउट करवाना है एक सिंगल स्पेस। उसके बाद हम अपने नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू 0, n माइनस आई नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे j प्लस प्लस। और कौन सा नंबर प्रिंट करवाना है, n माइनस आई टाइम्स, मुझे i प्लस 1 को प्रिंट करवाना है विथ सम स्पेस। एंड जैसे ही स्पेस प्रिंट हो गई, नंबर्स प्रिंट हो गए, अब सी आउट कर देंगे हम एंड ऑफ लाइन को। तो ये हमारा पूरा का पूरा पैटर्न का कोड हो गया। इनफैक्ट इस कोड के अंदर ये जो स्पेसेस हैं इनको हम स्किप करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसेस को प्रिंट करवाने का जो काम है वो स्पेसेस वाले लूप के अंदर हम कर रहे हैं। अगर हम एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे ना इन नंबर्स के बीच में, तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखेगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अलग दिखेगा। अभी के लिए इसको प्रिंट करवाते हैं। सो दिस इज व्हाट एन इन्वर्टेड ट्राइंगल लुक्स लाइक। और इसी में अगर हर नंबर के बाद हम स्पेस दे देते तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ जाता, मतलब पैटर्न अब थोड़ा सा इन्वर्टेड पिरामिड जैसा हो जाता, जिसको हमें प्रिंट नहीं करवाना। पर हम चाहे तो इस पैटर्न को भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, नंबर्स के बीच में बस स्पेस देनी है। पर क्योंकि हम बिना स्पेस के करना चाहते थे, फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्किप दिस। तो उससे हमारा बिल्कुल करेक्ट जो पैटर्न है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी का आप चाहें तो कैरेक्टर वर्जन सॉल्व कर सकते हैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। कैरेक्टर वर्जन कैसा दिखेगा, कैरेक्टर वर्जन में फर्स्ट लाइन में 4 A होंगे, देन B, 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 C, C एंड D। तो इस तरीके का इन्वर्टेड ट्राइंगल यू कैन ट्राई टू प्रिंट ऑन योर ओन। नेक्स्ट जिस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, दिस इज अ पिरामिड पैटर्न। तो ट्राइंगल का डबल इज अ पिरामिड, दिस इज अ पिरामिड पैटर्न जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, इस तरीके का जब हमें पैटर्न दिखता है ना, जो देखकर थोड़ा सा बड़ा लगता है, जिसमें फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, उसमें एक चीज़ करनी है, उस पैटर्न को छोटे हिस्सों में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। बेसिकली अगर हम नज़रों से, आंखों से देख पा रहे हैं पैटर्न, तो उसको हम सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि जो देख के हम समझ रहे हैं उसी से तो हम लॉजिक बनाएंगे कोड लिखने का। अब इस पैटर्न को ओवरऑल मुझे तो नहीं पता कि एक लाइन में 1 या 1 to 1 या 1 2 3 to 1 कैसे प्रिंट करवाते हैं, मुझे नहीं आता कि इस तरीके से ये क्या सीक्वेंस बन रहा है। ये लॉजिक पैटर्न का समझ नहीं आ रहा हॉरिजॉन्टली देखें तो। पर वर्टिकली देखें तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस पैटर्न को वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। पहले तो हम ये प्रिंट करवा सकते हैं और फिर हम ये प्रिंट करवा सकते हैं। क्या मैं कह सकती हूँ पहले हम ये प्रिंट करवा देंगे, फिर हम ये प्रिंट करवा देंगे। और इन पैटर्न्स को हमें प्रिंट करवाना आता है, कुछ नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ट्राइंगल पैटर्न एक तरीके से है, या इसमें शुरुआत में कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद हमारे नंबर्स हैं। और ये सेकंड वाला पैटर्न है, इसमें तो बस नंबर्स हैं। तो बेसिकली ईच लाइन जो है, हर लाइन की जो बात करें, हर लाइन के अंदर पहले कुछ स्पेसेस आ रहे हैं, फिर कोई नंबर आ रहा है, फिर और नंबर्स आ रहे हैं।
यहाँ पे कुछ स्पेस है, फिर कुछ नंबर्स हैं और फिर और कुछ नंबर्स हैं। इस पैटर्न को ईजी तरीके से सॉल्व करने के लिए वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, एक राइट वाला पार्ट हो गया। तो अब हर लाइन में पहले कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, नंबर्स हैं। और अब इन नंबर्स का पैटर्न हम देख पाएंगे। मुझे पहले कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, फिर 1 को प्रिंट करवाना है, फिर कुछ नहीं प्रिंट करवाना। कुछ स्पेसेस हैं 1 और 2 हैं, फिर कुछ नहीं है। कुछ स्पेसेस हैं 1 से 3 तक है, कुछ नहीं है। कुछ स्पेसेस हैं 1 से 4 तक प्रिंट करवा रहे हैं, फिर 3 से 1 तक प्रिंट करवा रहे हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से सबसे पहले आउटर लूप देख लेते हैं। n = 4 के लिए मेरे पैटर्न के अंदर 4 लाइनें प्रिंट हो रही हैं, तो मुझे पता है मेरा आउटर लूप तो भाई 4 टाइम्स ही रन करेगा, 0 से लेकर i<n i++। अब इनर लूप की बात करते हैं। इनर लूप में हर एक लाइन के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं, देन कुछ नंबर्स हैं और देन और कुछ नंबर्स हैं। अब जब ये चीज़ मैंने देख ली तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो स्पेसेस को प्रिंट करवाए, सेकंड लूप मुझे लगाना पड़ेगा जो नंबर्स को प्रिंट करवाए, और थर्ड लूप मुझे लगाना पड़ेगा जो मेरा सेकंड सेट ऑफ नंबर्स को प्रिंट करा दे। तो इस तरीके से 3 लूप मेरे लगेंगे। पहले स्पेसेस को प्रिंट कराया जाएगा, फिर इन सेट ऑफ नंबर्स को, फिर सेकंड सेट ऑफ नंबर्स को, यानी लाइन के बाद वाले नंबर्स को। अब स्पेसेस को एनालाइज कर लेते हैं कि स्पेसेस कितनी हैं और किस तरीके से हम उन्हें प्रिंट करवा रहे होंगे। सबसे पहली लाइन अगर देखें तो सबसे पहली लाइन के अंदर एक स्पेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं, यहाँ पे 1 स्पेसेस है। तो बेसिकली हर नंबर के ऊपर जहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा वहाँ एक स्पेस है। तो अगर ये मेरी i = 0 वाली लाइन है, ये i = 1 वाली लाइन है, ये i = 2 वाली लाइन है, ये i = 3 वाली लाइन है, तो मुझे देखना है मेरी हर लाइन में कितने स्पेसेस आ रहे हैं। i = 0 के लिए 3 स्पेसेस हैं, i = 1 के लिए 2 स्पेसेस हैं, i = 2 के लिए 1 स्पेस है। क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n - i - 1। और इस तरीके का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है ना, तो हमें पता तो है ही कुछ ना कुछ पैटर्न है, तो हम सिंपली सिर्फ i = 0 के लिए ही उस पैटर्न को निकाल सकते हैं। जैसे मान लो i की वैल्यू 0 है और मेरे स्पेसेस 3 है, तो 3 कैसे आएगा? मुझे पता है i जब बढ़ रहा है तो स्पेसेस कम हो रहे हैं, तो i की वैल्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव में होनी चाहिए। और किस में से माइनस कर देंगे? n में से माइनस कर देंगे। n - i जब होगा, अब अगर सिंपली n - i होता तो i = 0 के लिए मेरे पास 4 स्पेसेस आ जाते, पर मुझे तो 3 चाहिए, मतलब मुझे एक और -1 करना पड़ेगा, मतलब n - i - 1 करना पड़ेगा। इसको i = 2 के लिए भी टैली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल i = 2 है, तो n - i - 1 क्या होगा? 4 - 2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज वाई वी ओनली हैव 1 स्पेस। तो स्पेसेस के लिए मेरा एक लूप चलेगा जो n - i - 1 टाइम्स रन करेगा। मुझे एक लूप लगाना है जो n - i - 1 टाइम्स रन करे, और हर लूप में क्या प्रिंट करवाए? हर बार एक स्पेस को प्रिंट करवाए। इसको डायरेक्टली कोड के अंदर लिखेंगे, बट दिस इज व्हाट द लॉजिक इज गोइंग टू लुक लाइक। n - i - 1 का लूप हमें लिखना आता है, स्पेस को हमें प्रिंट करवाना आता है। तो स्पेसेस को हमने हर लाइन में प्रिंट करवा दिया। शुरुआत वाले स्पेसेस को हम प्रिंट करवाते हैं, बाद वालों को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि बाद वाले स्पेसेस हमें एज सच प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। अब ये फर्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाते हैं। स्पेसेस आ गए, फर्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी इस ट्राइंगल की तरफ देखते हैं। इस ट्राइंगल में फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन में 1 से 2 तक, थर्ड लाइन में 1 से 3 तक, फोर्थ लाइन में 1 से 4 तक। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि हर लाइन, जो सेकंड सेट ऑफ नंबर्स हैं, हर लाइन 1 से लेकर i+1 तक जा रही है। i अगर 0 है तो 1 से 1 तक जा रहे हैं, i 1 है तो 1 से 2 तक जा रहे हैं, i 2 है तो 1 से 3 तक जा रहे हैं, जो भी i की वैल्यू है उसमें +1 तक जा रहे हैं। तो सेकंड वाला लूप हम उसी का लगा सकते हैं कि सेकंड लूप में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। सेकंड लूप में 1 से शुरू करेंगे लूप, i+1 से जाएंगे, और क्या प्रिंट करवा रहे हैं? हम इसी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। 1 से 4 तक अगर लूप जा रहा है तो 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, 1 से 2 तक लूप जा रहा है तो 1 2 प्रिंट हो रहा है। तो मुझे हर बार क्या प्रिंट करवाना है? अगर ये मेरा j है जो 1 से i+1 तक जा रहा है, तो मुझे हर बार c आउट करवाना है अपने j को। तो j 1 2 3 होगा तो 1 2 3 c आउट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। अब थर्ड लूप की बात करते हैं, जिसमें हम ये वाले नंबर्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। अब इन वाले नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो हर लाइन में कितने नंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं। इनर लूप को जब भी फिगर आउट करना होता है, 2 स्टेप्स में इनर लूप को फिगर आउट करते हैं। सबसे पहला काउंट, कि कितना कैरेक्टर या कितने नंबर्स या कितना क्या प्रिंट करवाना है। सेकंड व्हाट, तो काउंट में क्या है? i = 0 के लिए 0 नंबर प्रिंट करवाने, मतलब एक भी नंबर प्रिंट नहीं करवाना। i = 1 के लिए 1 नंबर प्रिंट हो रहा है, i = 2 के लिए 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, i = 3 के लिए 3 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा लूप i टाइम्स रन करना चाहिए, क्योंकि जितनी i की वैल्यू है उतना मुझे नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो मुझे ये पता चल गया मेरा लूप कितनी बार रन करना चाहिए। मेरा लूप 0 से लेकर
आई तक रन करना चाहिए, मतलब आई टाइम्स, यहाँ आई टाइम्स भी मैं लिख देती हूँ, आई टाइम्स लूप रन करना चाहिए। और लूप रन होके प्रिंट क्या करवाए, 0 के लिए तो लूप रन ही नहीं करेगा, तो कुछ नहीं प्रिंट करवाएगा। 1 के लिए 1 प्रिंट करवाएगा, 2 के लिए 2 से 1 तक, 3 के लिए 3 से 1 तक। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा लूप अगर आई टाइम्स रन कर रहा है तो हर बार आई से 1 तक मैं बैकवर्ड्स जा रही हूँ, आई से 1 तक मैं बैकवर्ड्स जा रही हूँ। तो ये जो लूप है इसको 0 से आई की जगह मैं आई से 1 तक रन कर सकती हूँ। मुझे अगर बैकवर्ड्स ही प्रिंट करवाना है और आई टाइम्स ही प्रिंट करवाना है तो 0 से 1 करवाओ, तो 0 से आई करवाओ या आई से 0 कराओ, दोनों सेम चीज़ हैं। तो चाहे हम लूप को 0 से i-1 तक रन करते या हम चाहे लूप को i से अब 1 तक रन करें बैकवर्ड्स, दोनों ही केसेस में मेरा लूप कितनी बार रन करेगा, मेरा लूप i टाइम्स रन करेगा। पॉज करके यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बस पॉज करना है और सोचना है इसके बारे में, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो j इज इक्वल टू i से हम शुरू करेंगे और उसको 1 तक लेकर जाएंगे एंड हर बार यहाँ पर भी हम सी आउट करा देंगे अपने j को। और ये जो मेरा सेकेंड लूप है दिस इज अ बैकवर्ड लूप। तो सबसे पहले हमने कुछ स्पेसेस को प्रिंट करवा दिया यूजिंग दिस लूप, फिर कुछ नंबर्स को प्रिंट करवा दिया यूजिंग दिस लूप, फिर इस ट्राइंगल के लिए हमने बैकवर्ड्स एक लूप रन किया जिससे हम नंबर्स का सेट 2 प्रिंट करवा देंगे। और ये हर लाइन के लिए ये तीनों चीज़ें चलेंगी तो तीनों प्रिंट होगा, हर लाइन के लिए तीनों इनर लूप रन करेंगे तो तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। इस लॉजिक को एक बार अब कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आई ऑलरेडी नो मेरा आउटर लूप तो n टाइम्स रन करेगा। अब इनर लूप में सबसे पहले मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद मुझे नंबर्स का सेट 1 प्रिंट करवाना है, उसके बाद मुझे नंबर्स का सेट 2 प्रिंट करवाना है। स्पेसेस में मुझे कितनी स्पेसेस प्रिंट करवानी है, मुझे n-i-1 स्पेसेस प्रिंट करवानी है। तो फॉर इंटीजर j इक्वल 0, j लेस देन n-i-1, j प्लस प्लस सी आउट करवा देते हैं एक सिंगल स्पेस। तो ये मेरा स्पेसेस का लूप हो गया। नंबर्स 1 में मुझे पता है मेरा लूप 1 से i+1 टाइम्स चलेगा और j को प्रिंट करवाएगा। i+1 टाइम्स मेरा ये लूप चलने वाला है। फॉर इंटीजर j इक्वल्स 1, j लेस देन i+1, j प्लस प्लस। इनफैक्ट ये इक्वल टू होगा क्योंकि अगर i की वैल्यू 2 है तो लूप 3 तक चलेगा, तो i की वैल्यू 2 है तो i+1 तक लूप चल रहा है। तो यहाँ पर हम सी आउट करा देते हैं अपने j को। वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पेस क्योंकि स्पेसेस वैसे ही हम प्रिंट करवा रहे हैं। एंड अपने नंबर्स का आप सेट 3 प्रिंट करवाते हैं। ये बैकवर्ड लूप है जो हमें i से 1 तक लेकर जाना है। तो फॉर इंटीजर j इक्वल्स i, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस, और यहाँ पर भी हम हमेशा सी आउट करा देंगे अपने j को। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं। दोनों में लॉजिक सेम ही रहेगा, लास्ट वैल्यू जो j की जाएगी वो 1 के इक्वल ही जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा आउटर इनर लूप का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क करने वाला है। और हर लाइन के बाद, ये एक लाइन है, सारे इनर लूप मिलकर एक लाइन बनाते हैं, हर लाइन के बाद हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन। सो लेट अस प्रिंट आर पैटर्न फॉर n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारा पिरामिड पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। n इज इक्वल टू 8 के लिए एक बार अगर देखें तो दिस इज द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू गेट। कोई हमें लॉजिक के अंदर चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी है, लॉजिक हमारा पूरा का पूरा सेम है और उससे हमारा पैटर्न बदल जाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मैजिक ऑफ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत जगह डीएसए के अंदर यूज होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें साथ के साथ समझते हुए करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट जो हम पैटर्न करने वाले हैं इसका नाम है हॉलो डायमंड पैटर्न। अब इस तरीके का पैटर्न भी देखकर फर्स्ट टाइम लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा कोई कॉम्बिनेशन की कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो जब भी पैटर्न्स में कन्फ्यूजन हो, अगेन उसको ब्रेक डाउन करना है इन 2 पार्ट्स। इस पैटर्न को हम कैसे कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस पैटर्न को सबसे ईजी तरीका ब्रेक डाउन करने का होगा कि हम उसे यहाँ से ब्रेक डाउन कर दें। पहले हम ऊपर वाला पार्ट प्रिंट करवा दें, फिर हम नीचे वाला पार्ट प्रिंट करवा दें। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है हर बार लेफ्ट राइट में ब्रेक डाउन करना है, हम चाहें तो ओवरऑल पैटर्न को टॉप बॉटम में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहले हमारा टॉप वाला पार्ट प्रिंट होगा, फिर हमारा बॉटम वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस पैटर्न इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम टॉप पार्ट का लॉजिक डिस्कस करते हैं। अब टॉप पार्ट को इंडिविजुअली देखना है, ऐसा नहीं है उसको नीचे वाले से जोड़ के देखना है, अलग से देखना है कि मुझे अगर इस तरीके का, ये क्या है, एक पिरामिड है जिसकी बाउंड्री मुझे प्रिंट करवानी है, इस तरीके का पैटर्न अगर मुझे प्रिंट करवाना होता है तो हम कैसे कराते हैं। ये जो पैटर्न है n इज इक्वल टू 4 के लिए है, तो n इज इक्वल टू 4 में टॉप पार्ट में कितनी लाइंस है, टॉप पार्ट में 4 लाइंस है।
5 होता तो 5 लाइन्स होती, 6 होता तो 6 लाइन होती। तो सिर्फ टॉप पार्ट का लॉजिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। टॉप पार्ट के लिए मेरा जो आउटर लूप है मुझे पता है n टाइम्स रन करेगा, तो i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये n टाइम्स रन करेगा। अब हर एक लाइन में देख लेते हैं क्या है। हर एक लाइन में पहले कुछ स्पेसेस हैं, फिर कुछ स्टार है, फिर कुछ स्पेसेस हैं, पहले कुछ स्पेसेस हैं, फिर स्टार है, स्पेस है, स्टार है, स्पेस स्टार, स्पेस स्टार। अब मोटा मोटी मैं ये समझ सकती हूँ कि बस मेरी फर्स्ट लाइन के अंदर एक सिंगल स्टार है, बाकी सारी लाइंस के अंदर 2 स्टार्स हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। और हर लाइन के अंदर क्या है, हर लाइन के अंदर पहले तो कुछ स्पेसेस हैं 1 2 3 इस तरीके से, फिर एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ पहले कुछ स्पेसेस हैं, इनफैक्ट इसे यहाँ लिख लेते हैं, पहले कुछ स्पेसेस हैं सबसे पहले, फिर एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सिंगल स्टार। ऐसा नहीं है कुछ पैटर्न है, हर लाइन में एक स्टार एक स्टार एक स्टार एक स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे तो स्पेसेस प्रिंट करवाने के बाद एक सिंगल स्टार ही आएगा। उसके बाद दोबारा कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ पे मेरे पास एक स्पेस है, यहाँ पर मेरे पास 3 स्पेसेस हैं, यहाँ पर मेरे पास 5 स्पेसेस हैं, इस तरीके से। तो सेकंड में दोबारा मेरे पास कुछ ना कुछ स्पेसेस आ रही हैं, और जैसे ही ये स्पेसेस प्रिंट हो गई दोबारा मुझे एक स्टार को प्रिंट करना है, तो दोबारा यहाँ पर मुझे सी आउट करना है एक स्टार। बस वो स्टार जो सेकंड वाला है उसको कब सी आउट नहीं करना, 2 स्टार सिर्फ i इज इक्वल टू 0 में नहीं है। अगर ये मेरा i इज इक्वल टू 0 है, ये मेरा i इज इक्वल टू 1 है, ये मेरा i इज इक्वल टू 2 है, ये मेरा i इज इक्वल टू 3 है, तो सिर्फ i इज इक्वल टू 0 के अंदर सिंगल स्टार है, बाकी कहीं भी 2 स्टार नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं इस स्टार के लिए, i इज नॉट इक्वल टू 0। तब मुझे क्या करना है, तब मुझे सिर्फ एक स्टार को प्रिंट करवाना है। जब नॉन जीरो है तभी स्टार को, सेकंड स्टार को प्रिंट करवाएंगे। तो ओवरऑल इस लॉजिक में हम अपनी प्रॉब्लम को बांट पा रहे हैं। सिर्फ टॉप वाले की बात कर रहे हैं, टॉप वाला हो गया तो बॉटम वाला करना तो बहुत ही आसान है। तो टॉप वाले के लिए मुझे अपना बेसिकली स्पेसेस स्टार का लॉजिक करना था। अब इसमें स्टार तो मुझे पता है एक एक प्रिंट होगा, स्पेसेस कैसे प्रिंट करें वो है सबसे मेन पार्ट। तो उसके लिए स्पेसेस देखते हैं। पहले स्पेसेस नंबर 1 देखते हैं, ये वाली। अब जब हम फर्स्ट सेट ऑफ स्पेसेस को देख रहे हैं तो हम बेसिकली हम इतनी स्पेसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से इन्वर्टेड ट्राइंगल ही है। i इज इक्वल टू 0 के लिए 3 स्पेस है, 1 के लिए 2 स्पेस है, 2 के लिए 1 स्पेस है, 3 के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि मेरे जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस आ रहे हैं इस वाले पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, वो कितने आ रहे हैं, वो स्पेसेस आ रहे हैं n माइनस i माइनस 1 के इक्वल। पिछला जो हमने सवाल किया था उसमें भी इतने स्पेसेस थे। जैसे इन स्पेसेस को अगर हम देखें, ये वही तो स्पेसेस हैं जिनको अभी हम हॉलो डायमंड के अंदर प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ वी कम बैक हियर तो उन्हीं स्पेसेस को हम एक तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं। तो मेरा n माइनस i माइनस 1 का लूप चलेगा। i की वैल्यू जब 1 है लेट्स सपोज, तो n माइनस i माइनस 1 क्या होगा, 4 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज वाई वी हैव 2 स्पेसेस इन दिस लाइन। तो एक लूप चलेगा यहाँ पर फर्स्ट स्पेस के लिए n माइनस i माइनस 1 टाइम्स, और ये हर बार क्या सी आउट कराएगा, ये हर बार एक सिंगल स्पेस को सी आउट करवाएगा। तो इस तरीके से n माइनस i माइनस 1 स्पेसेस मैंने प्रिंट करवा दी। तो इन स्पेसेस को हमने कर लिया, इन स्टार्स को हमने प्रिंट करवा दिया। अब अंदर वाली स्पेसेस की बात करते हैं। हर लाइन के अंदर ये जो अंदर वाली स्पेसेस हैं कितनी आ रही हैं। अगर मैं i इज इक्वल टू 0 वाली लाइन का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर 0 स्पेसेस हैं अंदर। i इज इक्वल टू 1 का एग्जाम्पल लूँ तो 1 स्पेस है। i इज इक्वल टू 2 का एग्जाम्पल लूँ तो 3 स्पेसेस हैं। i इज इक्वल टू 3 का एग्जाम्पल लूँ तो 5 स्पेसेस हैं। यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है एंड आई होप हम इसको समझ पा रहे होंगे। जब i 0 है तब तो 0 स्पेस है, 1 है तो 1 स्पेस है, 2 है तो 3 स्पेस है, 5 है तो 5 स्पेसेस हैं। क्या मैं कह सकती हूँ कि i की वैल्यू अगर 4 होती तो मेरे पास 7 स्पेसेस निकल कर आती, क्योंकि हर बार मेरा नंबर क्या हो रहा है, हर बार मेरा नंबर ऑड टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑड टाइम्स बढ़ रहा है। नेक्स्ट टाइम 9 होती, उसके अगले टाइम्स 11 होती। तो किसी भी गिवन i के लिए मैं टोटल नंबर ऑड कैसे लेकर आ सकती हूँ। अगर i की वैल्यू 1 है तो क्या फॉर्मूला हो जिससे नंबर ऑफ स्पेसेस भी 1 आए, और i की वैल्यू अगर 2 है तो क्या फॉर्मूला हो जिससे नंबर ऑफ स्पेसेस भी मेरे पास 3 आए। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 2 इंटू i माइनस 1। और ये फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैथ के अंदर पढ़ा होगा। इससे हम अपने ऑड नंबर्स को जनरेट करते हैं। तो जब मेरे i की वैल्यू 1 है तो मेरे स्पेसेस 1 आ जाएंगे, बिकॉज 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जब i की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 माइनस 1, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 5, तो मेरे पास 5 स्पेसेस आ जाएंगे। तो मेरा ये जो सेकेंड वाला लूप है, दिस इज गोइंग टू रन
2 इंटू आई माइनस 1 टाइम्स, और हर बार रन करके ये एक स्पेस को प्रिंट करवाएगा, और ये हमेशा ऑड नंबर निकल कर आएगा, क्योंकि 2 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे वो हमेशा एक इवन नंबर होता है, उसमें ये चाहे -1 करो चाहे +1 करो वो हमेशा एक ऑड नंबर, फाइनल नंबर ऑड नंबर निकलेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, आई इज इक्वल टू 0 के लिए 2 इंटू 0 -1, ये तो मुझे -1 दे देगा, तो मेरे पास तो इनवैलिड नंबर ऑफ स्पेसेस आ जाएंगी। तो बेसिकली व्हाट कैन आई डू इज कि 0 के लिए, आई इज इक्वल टू 0 के लिए मैं इस लूप को चलाऊँ ही ना, मुझे वैसे भी बाद वाली स्पेसेस तो मुझे प्रिंट करवानी ही नहीं होती, बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, 0 स्पेसेस हैं, तो क्यों ना ये जो स्पेसेस वाला लूप है, ये वाला सेकंड स्टार तो मैं आई के लिए प्रिंट करवा ही नहीं रही थी, पर ये जो कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू 0 की, ये मैं पहले ही लगा दूँ। आई जब नॉन ज़ीरो होगा तभी मुझे ये दोनों काम करने हैं, आई जब 0 से बड़ा होगा तभी हम ये बाद वाले 2 स्टेप्स करेंगे, क्योंकि आई इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन के लिए ना मेरे पास कोई स्पेस प्रिंट होती है ना बाद वाला सेकंड स्टार प्रिंट होता है, तो ये दोनों काम नॉन ज़ीरो आई के लिए करेंगे, ये शुरुआती काम हम हर एक के लिए करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल लॉजिक को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है इन मैथमेटिकल टर्म्स, इसको एक बार अपने कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अभी हम सिर्फ टॉप पार्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नोट करना है। तो टॉप पार्ट के लिए दिस इज द टॉप पार्ट, बेसिकली n इज इक्वल टू 4 के लिए। आउटर लूप मुझे पता है मेरा n टाइम्स रन करेगा, इनर लूप में सबसे पहले हम कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे, फिर अपना स्टार प्रिंट करवाएंगे, तो स्टार के लिए ये प्रिंट करवा दिया। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो नॉन ज़ीरो आई के लिए रन करेगा, आई अगर नॉट इक्वल टू 0 है, आई अगर नॉट इक्वल टू 0 है फिर कुछ स्पेसेस को प्रिंट करवाएंगे, फिर मेरा सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर हम सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन, तो मेरी एक लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अब शुरुआत में कितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, शुरुआत में n माइनस आई माइनस 1 स्पेसेस हैं, तो हम एक लूप चला देंगे j इक्वल 0, j लेस देन n माइनस आई माइनस 1, j प्लस प्लस, हर बार हम सी आउट करवाने वाले हैं एक सिंगल स्पेस। ये हमारा स्पेसेस का लूप हो गया, ये स्टार सी आउट कर दिया। इनर वाला जो नॉन ज़ीरो वाली स्पेसेस हैं 2 इंटू आई माइनस 1 ऑड स्पेसेस, तो यही सेम लूप चाहे तो हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, एंड ये चलेगा 2 इंटू आई माइनस 1 टाइम्स, तो ये लूप चलेगा, हमारे स्पेसेस को प्रिंट करवाएगा और फिर हम सेकंड स्टार को प्रिंट करवा देंगे। इसे एक बार सेव करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जस्ट टू प्रिंट द टॉप पार्ट, एंड इसे रन करेंगे तो ऊपर वाला जो हमारा डायमंड का शेप है वो हमारे पास आ गया, ऊपर वाला जो हॉलो पिरामिड था, ये वाला जो पिरामिड था ये हमारे पास आ गया। अब हमने हॉलो पिरामिड को प्रिंट कर लिया, अब नीचे वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इजी होना चाहिए, तो एक बार जल्दी से नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके लिए दोबारा से हमें एक आउटर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 बार मेरा आउटर लूप चल गया तो ऊपर वाला पार्ट प्रिंट हो गया, अब मुझे नीचे वाले पार्ट को दोबारा प्रिंट करवाना है। तो अब हम सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। अब n की वैल्यू अगर 4 है तो नीचे वाले पार्ट में कितनी लाइन है, 1 2 3 लाइन्स है। n की वैल्यू 5 होती तो यहाँ 4 लाइनें होती, 6 होती तो यहाँ 5 लाइनें होती, तो बेसिकली मेरी n माइनस 1 लाइन्स हमेशा प्रिंट हो रही हैं। क्या मैं कह सकती हूँ कि बॉटम पार्ट के लिए मेरा जो आउटर लूप होगा दैट इज गोइंग टू रन फ्रॉम 0 टू आई लेस देन n माइनस 1 आई प्लस प्लस, तो 0 से n तक लेस देन n तक जाता है तो n टाइम्स रन करता है, लेस देन n माइनस 1 तक जाएगा तो n माइनस 1 टाइम्स रन करेगा। अब देख लेते हैं हर लाइन में क्या है। हर लाइन में वही सेम कॉम्बिनेशन है, पहले कुछ स्पेसेस हैं, फिर एक स्टार है, तो फिर एक स्टार है जिसको सी आउट किया जा रहा है, उसके बाद कुछ और स्पेसेस हैं, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, दिस इज ऑल्सो अ स्पेस, उसके बाद वही ऑड नंबर ऑफ स्पेसेस हर बार आ रही है और फिर एक और स्टार आ रहा है, और वो जो स्टार है वो लास्ट वैल्यू ऑफ आई के लिए प्रिंट नहीं हो रहा। तो सेकेंड टाइम में भी मेरे पास कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस हैं एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट अ लास्ट स्टार। बस ये जो स्टार है ये आई की वैल्यू जब n माइनस 1 के इक्वल होगी तब प्रिंट नहीं होना चाहिए, बाकी हर टाइम प्रिंट कर दो। बस लास्ट लाइन के लिए सेकेंड स्टार प्रिंट नहीं करना, बाकी हर टाइम कर दो। तो अब फर्स्ट सेट ऑफ स्पेसेस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ स्पेसेस में सबसे पहले तो ये एक स्पेस आ रही है, यहाँ पर ये 2 स्पेसेस आ रही हैं, यहाँ पर ये 3 स्पेसेस आ रही हैं। तो जब i की वैल्यू 0 है, एक स्पेस है, i की वैल्यू 1 है, 2 स्पेस है, i की वैल्यू 2 है, 3 स्पेसेस हैं। क्या मैं कह सकती हूँ मेरा जो फर्स्ट स्पेसेस का लूप है ये i प्लस 1 टाइम्स रन करेगा? बहुत ईजी है, जो भी i की वैल्यू है उससे +1 है मेरे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस। तो ये वाला स्पेसेस वाला लूप मैंने फिगर आउट कर लिया। उसके बाद एक स्टार प्रिंट हो जाएगा हर एक लाइन के अंदर। अब अंदर वाली स्पेसेस देखनी है। i इज इक्वल टू 0 के लिए आई हैव 3 स्पेसेस, i इज इक्वल टू 1 के लिए आई हैव 1 स्पेस, i इज इक्वल टू 2 के लिए आई हैव 0 स्पेस। इनफैक्ट ये जो लास्ट वाली स्पेस है इसको तो मुझे काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि जैसे ही लास्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे वैसे ही मुझे दोनों काम करवाने ही नहीं।
ये दोनों काम सिर्फ नॉन लास्ट लाइन्स के लिए होने वाले हैं। जैसे शुरुआत में हमने 0th लाइन के लिए लास्ट वाली स्पेसेस और स्टार प्रिंट नहीं करवाए, वैसे यहाँ पे लास्ट लाइन के लिए दोनों को प्रिंट नहीं करवाएंगे। अब स्पेसेस एंड स्टार्स का लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ से हम इस आई का और इन स्पेसेस का कुछ लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये भी जो लॉजिक है ये ऑड नंबर वाला ही लॉजिक बनेगा, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 स्पेसेस आएंगे, यहाँ पे 7 स्पेसेस आएंगे अगर बड़ी वैल्यू होती है इनकी। तो ये स्पेसेस हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? बेसिकली मैं देख सकती हूँ आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है स्पेसेस वैसे वैसे कम हो रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ रही है तो स्पेसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ स्पेसेस थोड़ा सा ऑपोजिट प्रोपोर्शनल में है आई के, मतलब आई बढ़ रहा है तो स्पेसेस घट रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ माइनस आई का इसमें फैक्टर होना चाहिए। और एक ऑड नंबर क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है 2 into समथिंग -1, इस तरीके का ऑड नंबर हम बनाते हैं। तो 2 into समथिंग -1 मेरा ऑड नंबर बनेगा। इस फॉर्मूले के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल में ऐसा क्या लिख दूं कि मेरा स्पेसेस का लॉजिक आ जाए? तो उसके लिए i = 0 वाला लॉजिक हम देख सकते हैं। जब i की वैल्यू 0 है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस 3 आने चाहिए। 3 ऐसे आएगा जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ -1, और i = 1 के लिए मेरे पास 1 आना चाहिए। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ -1, तो i = 0 के लिए जो फैक्टर है 2 दे, i = 1 के लिए फैक्टर 1 दे। तो क्या मैं कह सकती हूँ i = 0 के लिए 2 तब आएगा जब मैं n-2 - i करूँगी। i = 1 के लिए 1 तब आएगा जब n-2 - i होगा। i = 1 के लिए अगर देखें n is 4 -2 -1, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, तो तभी 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा और -1 करेगा। तो ओवरऑल इस तरीके का लॉजिक हम डिराइव कर सकते हैं। और ये कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑड नंबर 2 into समथिंग +1 करके सोचा हो। तो अगर आप +1 करके सोचते हैं तो भी लॉजिक निकल जाएगा, आप ऐसे सोच रहे हैं तो भी लॉजिक निकल जाएगा। बेसिक फंडा ये है कि क्या आप ऑड नंबर को किसी ना किसी तरीके से n और i के साथ रिलेट करके बना सकते हैं, ताकि n और i जैसे जैसे चेंज हो वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ स्पेसेस चेंज हो। तो इस वैल्यू को अगर हम तोड़ कर लिखें तो ये होगा 2n - 4 - 2i - 1, दिस इज गोइंग टू बी 2n - i - 5। तो ओवरऑल मुझे कितने नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं हर बार? मुझे 2 into n - i - 5 नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं। और उसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मेरे टोटल नंबर ऑफ जो स्पेसेस आना चाहिए 2 into n - i - 5 नंबर ऑफ स्पेसेस आने चाहिए। तो ये जो बॉटम पार्ट वाला पूरा आउटर लूप इनर लूप का कॉम्बिनेशन है, इसको एक बार कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेट अस क्लियर दिस। बॉटम पार्ट के लिए ये तो पूरा टॉप पार्ट का आउटर लूप हो गया। बॉटम पार्ट के लिए मुझे दोबारा से एक और आउटर लूप लिखना पड़ेगा जो इस बार n-1 टाइम्स रन करेगा। तो i = 0 के लिए i <n - 1 i++। सबसे पहले हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद मुझे सी आउट करवाना है एक स्टार को। उसके बाद अगर मैं लास्ट लाइन पर नहीं हूँ, मतलब i की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू n-1, तो उस केस में मुझे दोबारा कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं और प्रिंट करवाना है स्टार को। तो ये बॉटम पार्ट का ओवरऑल लॉजिक है। स्पेसेस के लिए मुझे पता है मेरे पास i+1 स्पेसेस होने चाहिए, तो एक लूप चला देते हैं। इनफैक्ट चाहें तो ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेसेस का जो लूप है इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मेरा लूप i+1 टाइम्स चलना चाहिए, तो 0 से i+1 तक चलेगा, स्पेसेस प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद इनर लूप में कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी? इनर लूप में 2 into n - 1 - 5, तो यहाँ पर 0 से लेकर 2 into n - i - 5 नंबर ऑफ स्पेसेस। अब इस पूरे कोड को हम सेव कर सकते हैं, और सेव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूर याद रखनी कि हर लाइन को प्रिंट करवाने के बाद एक एंड ऑफ द लाइन देना है, नहीं तो चीज़ें सही से प्रिंट नहीं होंगी। तो लेट अस सेव इट एंड रन आवर कोड। तो इस तरीके से हमारा डायमंड प्रिंट हो रहा है। अब डायमंड के अंदर ये लास्ट हमारा सेकंड स्टार क्यों प्रिंट हो रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। बेसिकली मेरा जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू 0 से लेकर n-2 तक जाएगी, तब वो लूप n-1 टाइम्स रन करेगा। तो मुझे यहाँ पर n-2 के साथ जो इक्वालिटी है वो रखनी है। लेट अस क्लियर इट, रीरन आवर कोड। दिस इज़ हाउ वी प्रिंट अ हॉलो डायमंड। और ये जो सवाल था ये काफ़ी बड़ा था। वैसे इतना बड़ा सवाल आप सोचेंगे कि इतना बड़ा सवाल हमने किया इंटरव्यूज़ में आएगा, पर इंटरव्यू में पैटर्न्स के सवाल नहीं आते। पर इतना बड़ा सवाल हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम लॉजिक को समझ सकें। और लॉजिक ये है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम दी जाती है
तो उसका सॉल्यूशन एकदम से हिट नहीं करता, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है और छोटे हिस्सों में बांट बांट के छोटी प्रॉब्लम से हम अपना एक तरीके से बड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ प्रिंटिंग अ हॉलो डायमंड पैटर्न. एंड ऐसा ही एक और पैटर्न मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू. हॉलो डायमंड से भी सिंपल ये लगेगा आपको. इस तरीके का पैटर्न आपको प्रिंट करना है. आई कॉल इट द बटरफ्लाई पैटर्न. अब इसको कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, मैं थोड़े से हिंट दे देती हूँ फॉर होमवर्क प्रॉब्लम. सबसे पहले तो इसको यहाँ से डिवाइड करना है. ये टॉप वाला पार्ट है, ये बॉटम वाला पार्ट है. अब हर पार्ट में देखना है, हर पार्ट को आपको वर्टिकली ऐसे डिवाइड करना है. ये एक वर्टिकल डिवीजन हो गया, ये एक वर्टिकल डिवीजन हो गया. तो बेसिकली हर पार्ट में पहले तो मुझे एक सिंपल ट्राइंगल प्रिंट करना है, फिर मुझे कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर मुझे एक और सिंपल ट्राइंगल प्रिंट करना है. तो आई होप हमें समझ में आया होगा. एक ट्राइंगल प्रिंट करना है सबसे पहले, उसके बाद ये बीच वाले नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके बाद ये थर्ड ट्राइंगल प्रिंट करना है, फिर बॉटम पार्ट में भी एक ट्राइंगल प्रिंट करना है, फिर ये नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं, फिर ये मुझे ट्राइंगल प्रिंट करना है. तो इस तरीके से वी कैन ड्रॉ दिस ओवरऑल बटरफ्लाई पैटर्न एंड इज गोइंग टू बी वेरी इजी. और इसको अगर आप खुद कर पा रहे हैं, मतलब आज का जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. लूप्स की, नेस्टेड लूप्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. तो आई होप कि आज के चैप्टर में बहुत सारे पैटर्न्स करके हमें बहुत मजा आया होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है होमवर्क प्रॉब्लम्स को करना. होमवर्क प्रॉब्लम्स अगर हम करेंगे तो आगे के टॉपिक्स हमें हलवा लगने शुरू हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आगे के टॉपिक्स में हमें डिफिकल्टी आ सकती है. तो होमवर्क प्रॉब्लम्स को बिल्कुल प्रायोरिटी पे ट्रीट करना है, क्योंकि वही हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है. लॉजिक तभी बनेगा जब खुद से हम चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे, खुद से हम कोड लिख रहे होंगे. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो जिसने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज की डेट डालनी है, लिखना है कंप्लीट कर लिया, जो आपका फेवरेट पैटर्न था, यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट. यू कैन ऑल्सो लेट मी नो ऑन ट्विटर. और होमवर्क प्रॉब्लम आप कब करते हैं वो भी अपडेट करना है. लेट्स सी कौन होमवर्क प्रॉब्लम्स को सबसे पहले कंप्लीट करता है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.